हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में और जो आपके सिलेबस में नहीं भी है उनके एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाते हैं आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे बिल्कुल मुफ्त में। स्वागत करता हूं ऐसे चैनल पे। और क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जो हम लोग देख रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस, जिसमें हम बात कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझा था और सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देख ली थी। अब इस वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं एक और नए टॉपिक की, जिसका नाम है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। सवाल यह है कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। मतलब आप पहले तो इस बात को समझो, एबनॉर्मल मतलब पागल और मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास। अब इसको जोड़ लो, क्या बनता है? पागल मॉलिक्यूलर मास। मतलब भाई साहब मॉलिक्यूलर मास पागल हो गया, पगला गया है। अब आप बोलोगे सर पगला गया मतलब क्या, ये समझ में नहीं आया। देखो क्या होता है, जब हम बच्चे सॉल्यूशन बनाते हैं ना, तो हमारे पास सॉल्वेंट होता है पहले तो, और उस सॉल्वेंट में हम कुछ सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि अपन ने जो सॉल्वेंट लिया है वो वाटर लिया है और उस वाटर सॉल्वेंट में हमने नमक एज अ सॉल्यूट उसमें ऐड कर दिया। नमक एज अ सॉल्यूट उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो जब हमने नमक उसमें ऐड किया तो जाहिर सी बात है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की कुछ वैल्यूज आएंगी, डिपेंडिंग कि कितना नमक ऐड किया है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? सॉल्यूट की मात्रा पर निर्भर होने वाली सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है। और उन प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी इस आधार पर कि आप कितना सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में मिलाकर सॉल्यूशन फाइनली बना रहे हो। जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे उतनी वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोई सी भी ले सकते हो, हमने 4 पढ़ी है, आप मन में कोई भी ले सकते हो। अगर मेरे साथ चलना है तो आप एक काम करो, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में सोचो, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो जितना ज्यादा नमक हम मिलाएंगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ता जाएगा। किसके मुकाबले बढ़ता जाएगा? जो पहले सॉल्वेंट था उसके मुकाबले। और यह सॉल्यूट को मिलाने के बाद होगा। लेकिन जब हमने सॉल्यूट को मिलाया तो मिलाने से पहले हमने उसका एक मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया था। मॉलिक्यूलर मास बोले तो उसके 1 मोल का मास मान लो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी कि 1 मोल का मास मान लो, और वो हमने कैलकुलेट कर लिया था। हमने कैलकुलेट कर लिया था कि सर ये एक नमक है जिसका ये 1 मोल का मास है और यही नमक हम पानी में मिला रहे हैं जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक बात? ठीक बात। लेकिन हुआ क्या कि जो नमक की क्वांटिटी हमने मिलाई उससे हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सोच ली थी कि इतनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी? कोई एक प्रिसाइज सोच रहे हैं अपन, बॉइलिंग पॉइंट सोच रहे हैं, तो हमने सोचा बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ जाएगा। हमने पहले से प्रेडिक्ट करके लिख लिया कि इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा, नमक को मिलाया और देखा कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो सही, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना हमने सोचा था। मतलब जितनी क्वांटिटी के साथ हमने सोचा था कि नमक की इतनी क्वांटिटी मिला रहे हैं तो इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, लेकिन उतने नमक के मिलाने से उतना बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ा जो हमने सोचा था। हमने कहा यार कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कुछ एक्सपेरिमेंट में गलती तो नहीं हो गई हमसे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़कर आए उसके फॉर्मूले में कुछ गलत था। हमने सारी चीजों को रीचेक किया और हमने पाया कि नहीं यार, हमने तो सब कुछ सही किया है। तो फिर हमें आंसर वो क्यों नहीं मिल रहा जो हम सोच रहे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन उतना क्यों नहीं आ रहा जितना हमने सोचा। जब इस बात को और बारीकी से समझने की कोशिश हमने की तो हमने पाया ये कि जो नमक का मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम मानकर चले थे सॉल्यूशन में मिलाने से पहले, सॉल्यूशन में मिलते ही उस नमक ने अपना मॉलिक्यूलर मास बदल लिया, एकदम बदल लिया। और उसके मॉलिक्यूलर मास के बदलने की वजह से हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रिसाइसली जो हम बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं उसकी बात करें तो वो बॉइलिंग पॉइंट की कुछ और वैल्यू आ रही है। वो बढ़ी हुई तो आ रही है लेकिन उतनी बढ़ी हुई नहीं आ रही जितनी हमने सोची थी।
हमने कहा इसके लिए दोष मिलता है मॉलिक्यूलर मास को जो उस नमक का है, जो सॉल्यूशन में मिलने से पहले कुछ और दिखा रहा था और सॉल्यूशन में जाने के बाद कुछ और दिखा रहा है। क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मास दोहरा रवैया अपना रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं भैया मॉलिक्यूलर मास पगला गया है, यानी कि क्या हो गया है, एबनॉर्मल हो गया है। कौन? मॉलिक्यूलर मास। अब हमने कहा यार ऐसा हुआ क्यों, लेकिन ठीक है मॉलिक्यूलर मास चेंज होगा तो जाहिर सी बात है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, क्योंकि हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का टर्म यूज हुआ है। जब मैं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा सारी, या आपने सारी लिख चुकी है वैसे तो पहले, लेकिन एक बार मैं उसको और रिकैप कराऊंगा, तो उसमें आप देखना, या अभी आप कॉपी खोलकर देख लो, हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपने एमबी का इस्तेमाल किया। एमबी बोले तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पे चलती है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब मॉलिक्यूलर मास ही बदल जाए, सॉल्यूशन में जाने से पहले सॉल्यूट कुछ और मॉलिक्यूलर मास दिखाता था, सॉल्यूशन में जाने के बाद कुछ और दिखाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बदलेंगी। लेकिन अब हमारा मुद्दा यह था, हमारे लिए मुद्दा यह था कि भैया ये मॉलिक्यूलर मास बदल क्यों रहा है, ऐसा क्या हो रहा है इसको सॉल्यूशन में जाते कि एकदम से बदल जाता है। हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास पागल हो जाता है, यानी कि अबनॉर्मल हो जाता है, और इसके क्या रीजन है वो हम इसी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपके सामने एक जस्ट ये दो इमेजेस तो सिर्फ एक रैंडम इमेजेस दिए, क्योंकि ये सब सॉल्यूट के रूप में जाते, KCl होता है, एसिटिक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड होता है, ये सब एज ए सॉल्यूट जाते हैं, और यही लोग कई बार मॉलिक्यूलर मास चेंज कर लेते हैं। क्यों चेंज करते हैं, इसकी वजह की भी बात करते हैं। ठीक है, तो आपको एक ओवरव्यू तो मैंने दे दिया, अब थोड़ी सी बात करते हैं। तो अब अपन थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं। When the experimentally observed molecular mass of a substance determined on the basis of a colligative property is found to be different from the normal value as expected from its chemical formula, then the observed molecular mass is referred to as abnormal molecular mass. क्या बोला गया कि जो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास हमने सोचा वो एक अलग आया, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के दम पर हमने निकाल कर देखा तो वो एक अलग वैल्यू दे रहा था, as we would have expected earlier। जो सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हम बहुत पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे बहुत डेविएटेड मॉलिक्यूलर मास आया उसका। तो हमने कहा कि ये मॉलिक्यूलर मास पागल हो गया, क्योंकि सॉल्यूशन में जाने से पहले ये कुछ और मॉलिक्यूलर मास दिखाता है और सॉल्यूशन में जाने के बाद ये कुछ और मॉलिक्यूलर मास बताता है। तो पहले कुछ और मॉलिक्यूलर मास था और बाद में कुछ और मॉलिक्यूलर मास है। इसके कई एग्जांपल्स थे, बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल, बहुत सारी चीजों की। अब उससे होगा क्या कि हम लेट्स डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मॉलिक्यूलर मास इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्यों? अब मेरी बात को समझना। जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हो तो ये क्यों होता है कि मॉलिक्यूलर मास के बदलने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बदल जाती है? तो उसके लिए हम कुछ रिलेशन को देख लेते हैं। जब हम कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखते हैं तो हम यह बताते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। मतलब जितने ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी। सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम बोलते ही इस आधार पे थे कि भैया जितने ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। और होगा क्या, ये तो चलो एक एक्सप्रेशन है। अगर हम ये लिखे दूसरा एक्सप्रेशन कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि यस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। कौन? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब मेरी बात को सोचना क्यों, पहले समझो। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करो, कोई भी कॉलिगेटिव, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बात कर ले, क्या थी? P0A माइनस PT और वी कैन से PA, जो कि यही रहेगा, डिवाइडेड बाय P0A इज इक्वल टू XB। यही था, यही थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू, यही आ रही थी, यही एक्सप्रेशन था। XB को थोड़ा सा खोलकर लिख लो, NB अपॉन NA प्लस NB। करेक्ट है, करेक्ट है, NB अपॉन NA प्लस NB। अच्छा, सॉल्यूट के मोल्स अगर बहुत कम हुए तो Na प्लस NB को हम Na भी लिख सकते थे, तो हम वहां पर Na लिख लेते।
और इसको खोलकर लिख सकते हैं, एनबी क्या है, मोल्स ऑफ बी, गिवन मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, लिख दे। सो एनबी इज नथिंग बट गिवन मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, और डिवाइड बाय एनए था, एनए क्या होगा, गिवन मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए, डिवाइड बाय मोलर मास ऊपर चला जाएगा तो एमए हो जाएगा। ये सिर्फ क्या कर रहा हूं मैं, ये सारी चीजें जो हैं इनको सिर्फ मैं ओपन करके फॉर्मूला बनाकर लिख रहा हूं, सिर्फ फॉर्मूला बनाकर इनको ओपन करके लिख रहा हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या आपको दिख रहा है यहां पर एमबी आ रहा है जो कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, आपको दिख रहा है ये एमबी आ रहा है जो कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ये आ गया एमबी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास हो गया, यानी कि एमबी हो गया। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, दैट इज एमबी। यही बात तो मैंने यहां लिखी है। ये लाइन तो ठीक है, ये लाइन तो अपनी जगह है, इसको मैं समझा दूंगा, लेकिन अभी हमने देख लिया कि भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से इनवर्सली चलता है। मॉलिक्यूलर मास वो भी किसका लिखा नहीं है, यहां लिख देता हूं, ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास से। सर सॉल्यूट के ही क्यों रिस्पेक्ट में देख रहे हो, क्योंकि सॉल्यूट का ही मॉलिक्यूलर मास पागल होगा, सॉल्वेंट का नहीं होता, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास पागल होता है, तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी पागल हो जाएंगी, पागल का मतलब बदल जाएंगी, समझना मेरी बात को। तो ये हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में साबित कर दिया। ऐसे आप बाकी की 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी साबित कर सकते हो। कैसे करते हैं मैं यहां पर ही बता देता हूं वो 3 भी। तो पहले आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग फिर से इसको देखते हैं, लेकिन बाकी 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए देखते हैं कि कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो अब ये समझ में आ गया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो मॉलिक्यूलर मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर मैं एक और बात आपको यहीं बता दूं कि WB अपॉन MB क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स ही हुए ना एक तरीके से, मोल्स हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्यूट के मोल्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये वाली बात भी साबित हो गई। क्लियर हो गया, मतलब हमने ये चीज देख ली कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब मोल्स की बात कर रहे हैं, तो मोल से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये RLVP से है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के लिए नहीं है, सभी के लिए बात कर रहा हूं मैं, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए ये कॉमन रिलेशन है। तो ये दोनों कॉमन रिलेशन है चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। अगर आप देखना चाहो तो दो बाकी 3 की भी दिखा देता हूं मैं, जैसे मैंने कहा था मैं बाकी 3 का भी दिखा देता हूं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या था, याद है, डेल्टा TB, ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, विच इज इक्वल टू नथिंग बट KB इंटू मोलैलिटी था। मोलैलिटी को ओपन कर दो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो NB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा TB और NB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये वाली बात साबित हो गई। और NB को खोल दोगे तो WB अपॉन MB हो जाएगा। तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी MB से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये दोनों बातें मैं सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए मानकर चल रहा हूं कि ये सभी में होगा। ऐसी डेल्टा TF के लिए भी होगा, सेम चीज डेल्टा TF, क्योंकि वो KF इंटू M होता है मोलैलिटी, तो उसमें भी आ जाएगा। और सेम चीज आपको ऑस्मोटिक प्रेशर में मिलेगी। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT, कैथोड रे ट्यूब, याद आ गया हो तो CRT, C क्या होती है, मोलारिटी, C को क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है NB के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है NB के, R और T तो साथ में है ही, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, NB के। तो ये वाली बात साबित हो गई। और अगर देखें इसको NB को खोल दें तो पाई जो होगा विल बी इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू V, WB अपॉन MB इंटू V इंटू RT, नीचे ही V आएगा, और इंटू RT। तो देख लो यहां पर भी आ गया, MB के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बात जो लिखी है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, सही लिखा है, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और हमने देख लिया कि भैया सॉल्यूट के मोल से कोई सी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मॉलिक्यूलर मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो भैया मॉलिक्यूलर मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी,
ठीक है, तो दोनों बातें यही और इशारा करती हैं। अब सल्यूट को जब सॉल्वेंट में मिलाते हैं, यानी कि जब वो सॉल्यूशन बनाने जाता है, तो होता क्या है? होता यह है कि वो अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदल लेता है, यानी कि जो मोल्स वो पहले दिखाता था, सॉल्यूशन में जाते ही वो मोल्स की संख्या चेंज कर लेता है चेंज। अब तुम सोचो कि कैसे कर लेता है, ये मैं हालांकि तुमको जवाब दूंगा, लेकिन अभी या तो सोच लो या फिर मेरी बात पे यकीन कर लो कि जो सॉल्यूट के मोल्स होंगे वो चेंज हो जाते हैं जैसे ही वो सॉल्वेंट के अंदर जाएंगे सॉल्यूशन बनाने के लिए, जिससे होगा क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अब कम होंगे मोल्स, ज्यादा होंगे मोल्स, ये मुद्दा नहीं है, चेंज होंगे, अभी ये मुद्दा है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। और जब मैं कहता हूं कि मोल्स ही बदल गए, तो मोलर मास भी बदल गया। भैया एक मोल का मास ही बदल गया ना, क्योंकि मोल्स की संख्या ही बदल गई। तो पहले जो मास आपको एक पर्टिकुलर मोल के लिए मिलता था, अब वही जो मास होगा वो किसी और मोल की संख्या के लिए मिलेगा। तो फिर जो मोलर मास होगा, क्योंकि वो तो एक मोल का मास होगा, वो एक मोल का मास ही चेंज हो जाएगा। तो भैया मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा, क्योंकि मोलर मास किससे बनता है? मॉलिक्यूलर मास से तो बनता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। तो मॉलिक्यूलर मास चेंज हो गया, तो भी ये कहना चाहता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। मतलब ओवरऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। कब? जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ पानी में, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ जाएगा सॉल्यूशन बनाने के लिए, तब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। आप कह लो मोल्स के बदलने की वजह से चेंज हो या मास के बदलने की वजह से चेंज हो, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज जरूर होगी। क्लियर हो गई मेरी बात? और हमने देख लिया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिश्ता भी देख लिया, किसके साथ? नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स के साथ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के साथ, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के साथ। क्लियर हो गया? अब सवाल यह आता है कि ये चेंज क्यों होते? मतलब मोल की संख्या में बोल रहा हूं कि सॉल्वेंट के साथ चला गया सॉल्यूट तो चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? और फिर मास क्यों चेंज हो जाएगा, जिससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है? क्यों ये चेंजेस आते हैं, अब उसकी बात करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सारी बात करते हैं। अब आते हैं अगले पार्ट पे, कॉज, कि क्या रीजन है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के आने का। रीजन है दो। पहला, या तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हो जाता है, या फिर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो जाता है जैसे ही वो सॉल्वेंट के अंदर जाते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए। मतलब सॉल्यूट या तो अपने आप को तोड़ लेता है, या इसको बोलते हैं डिसोसिएशन, और अपने पार्टिकल की संख्या बढ़ा लेता है। ठीक है? या फिर सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक या कम पार्टिकल्स की संख्या बना लेते हैं, जिससे पार्टिकल की संख्या कम भी कर लेते हैं। इसके ये दो रीजन है, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स या डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। और अब ये क्यों होता है और ये होता क्या, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन ये बात याद रखना कि या तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल टूट जाएंगे या फिर कुछ मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, और दोनों ही सूरत में, दोनों ही सिनेरियो में आपके मोल्स की संख्या चेंज हो जाएगी सॉल्यूट के अंदर। और अगर मोल्स की संख्या चेंज हो गई तो मास पर यूनिट पर मोल, मास पर मोल या मोलर मास जिसको आप बोलते हो, वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक मोल का मास फिर चेंज हो जाएगा। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं, कुछ एग्जांपल से देखते हैं। पहले मैं आपको NaCl का एग्जांपल बताता हूं, ठीक है? अब NaCl के बारे में कहा जाता है, जैसे ये सॉल्वेंट में जाता है तो ये खुद को डिसोसिएट कर लेता है। ये खुद को क्या कर लेता है? डिसोसिएट कर लेता है, मतलब ये तोड़ लेता है खुद को। कैसे तोड़ता है? बच्चा जानता है भैया, NaCl अगर पानी में जा रहा है, और मान लेता हूं सॉल्वेंट यहां पर पानी ही है जिसके साथ ये नमक का पानी का सॉल्यूशन बनाएगा, तो कहते हैं कि Na आयन से ब्रेक हो जाता है, Na प्लस और Cl माइनस, और हमें भी पता हो जाता है, सही बात है, Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है? हमने मानकर चलो लिए थे 1 मोल NaCl। कितने लिए थे? 1 मोल लिए थे NaCl के, 1 मोल लिए थे NaCl के। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? 1 मोल लिए थे NaCl के। फिर से लिख लेते हैं। तो मेरे पास NaCl है और वो डिसोसिएट होता है, खुद को क्या करता है? डिसोसिएट करता है, तो डिसोसिएशन हो जाता है। और जैसे हमने पानी में मिलाया था
एक्वस मीडियम में, तो क्या हो गया वो Na प्लस Cl माइनस में तोड़ दिया। अब मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए कि मैंने इसके 1 मोल ले लिए। अब 1 मोल ले लिए तो सब जानते कितने मैंने मॉलिक्यूल्स लिए होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23, मतलब एवोगैड्रोस नंबर, और एवोगैड्रोस नंबर को मैं Na लिख लेता हूं, तो मतलब मैंने Na मॉलिक्यूल्स लिए होंगे। अब हुआ क्या, जब ये टूटा तो 1 मोल Na प्लस का भी बन गया और 1 मोल Cl माइनस का भी बन गया, मतलब 1 मोल Na प्लस का भी बन गया और 1 मोल Cl माइनस का भी बन गया, मतलब Na मॉलिक्यूल्स Na आयंस इसके भी हो गए और Na आयंस इसके भी हो गए। यानी कि मैंने लिए थे Na मॉलिक्यूल्स और मुझे मिल गए ट्वाइस ऑफ Na आयंस, मतलब पार्टिकल्स की संख्या गिनो, मैंने Na पार्टिकल्स लिए थे, लेकिन जैसे वो पानी के साथ मिले एक्वस मीडियम में, वो 2 Na बन गए, Na प्लस Na 2 Na बन गए। यानी कि जो मैंने लिया था 1 मोल वो बन गया 2 मोल। ऐसा कह सकता हूं, बिल्कुल ऐसा कह सकता हूं। तो मैंने लिए थे 1 मोल जो अब कहलाएंगे 2 मोल पानी में जाने के बाद, सॉल्वेंट में जाने के बाद। तो और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब आएंगी, सॉल्यूशन के बनने के बाद, पहले तो नहीं आएंगी। तो सॉल्यूशन बनने के बाद वो बोलेंगे भाई साहब सॉल्यूट के तो 2 मोल्स हैं, तो मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 मोल के हिसाब से बताऊंगा, जबकि हमने जो नमक मिलाया था वो तो 1 मोल के हिसाब से मिलाया था। तो यही वो अंतर आता है जो हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो वाली नहीं मिलती जो हम सोचते हैं, क्योंकि हमने जो सोची थी वो 1 मोल के हिसाब से चेंज सोचा था कि 1 मोल के हिसाब से इतनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदलनी चाहिए, लेकिन उतनी नहीं बदली, 2 मोल के हिसाब से बदल गई। और चूंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्यूट के मोल्स पर, तो भैया 2 मोल के हिसाब से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ज्यादा वैल्यू बड़ी हुई मिलेगी। मतलब जो आपने सोचा था कि 1 डिग्री सेल्सियस से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वो 1 डिग्री से नहीं बढ़ेगा, वो 2 डिग्री से बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 2 मोल लेकर चल रहा है। और ये ऐसा चेंज है बच्चों जिसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर हल्की फुल्की 0.1 0.2 में चेंजेस आती है, हालांकि 0.1 और 0.2 भी चेंज आना किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक सिग्निफिकेंट चेंज में आता है, मतलब एक वो महत्वपूर्ण चेंज है, लेकिन फिर भी हम 0.1 0.2 तो चेंज मतलब इग्नोर कर देते। लेकिन यहां जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, बिल्कुल डबल आ रहा है, ट्रिपल आ रहा है, क्वाड्रपल आ रहा है, ऐसे आएंगे जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और वो क्यों आएंगे, क्योंकि हम ले रहे हैं 1 मोल, हम सोच रहे हैं 1 मोल, लेकिन पानी में जाकर वो डबल मोल हो रहा है, 2 मोल हो रहा है। हाँ, 1 मोल का 1.1 मोल हो जाता चलता, हम इग्नोर कर देते, फिर हम ये टॉपिक ही नहीं पढ़ते। लेकिन यहां पर 1 मोल का कितने मोल हो रहा है, 2 मोल हो रहा है, मोल डबल हो रहा है, मोल डबल हो रहा है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, ये रीजन है उसका, ये रीजन है। और ये तो NaCl का केस लिया, अगर आप कोई और नमक ले लो, हो सकता है उसका 1 मोल लो तो 3 मोल में बन जाए, तो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ट्रिपल हो जाएगी, मतलब 3 टाइम्स हो जाएगी। कोई ऐसा नमक ले लो जिसका 1 मोल टूटने के बाद 4 मोल में बन जाए, 4 मोल हो जाए, तो भैया उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वाड्रपल हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। मतलब ऐसे खतरनाक चेंजेस हैं जिनको तुम इग्नोर नहीं कर सकते। और ये सब रीजन इसका क्या है, या तो डिसोसिएशन या एसोसिएशन। अभी मैं डिसोसिएशन ही पढ़ा रहा हूं, वैसे अभी एग्जांपल दे रहा हूं तो एसोसिएशन का भी दे दूंगा, लेकिन फिलहाल मैंने अभी डिसोसिएशन का एग्जांपल दिया। अब कई लोग सवाल करेंगे लेकिन सर हम तो मॉलिक्यूलर मास मानते हैं। हां, तो एक्चुअली अगर मोल्स चेंज हो गए तो मॉलिक्यूलर मास ही चेंज हो गया। पूछो कैसे, पूछो कैसे। NaCl का 1 मोल जो हमने सोचा था वो लगभग 58 ग्राम का सोचा था। सही सोचा था? हां सर सही सोचा था, क्योंकि 1 मोल NaCl बोले तो 58 ग्राम, वैसे तो 58.5 ग्राम होना चाहिए, बट मैं उसको 58 ग्राम अभी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेता हूं। ये 1 मोल के मास की वैल्यू है। 1 मोल का मास है, मतलब ये मोलर मास है NaCl का, और अगर इसको सिंपल यूनिफाइड मास में लिखेंगे तो ये मॉलिक्यूलर मास होगा NaCl का, और ये 1 मोल 58 है। अब जैसे ये पानी में गए तो मास तो वही रहा, मास तो ऐड नहीं हुआ होगा, एक्स्ट्रा कहीं से कुछ नहीं आया होगा, रहेगा तो वही 58 ग्राम। लेकिन जो मास पहले 1 मोल का 58 ग्राम था, अब वो 2 मोल का 58 ग्राम हो गया। कितना? 2 मोल का 58 ग्राम हो गया। मतलब अब पानी में जाने के बाद हम ये कह सकते हैं कि NaCl के 2 मोल 58 ग्राम के हो गए। हालांकि ये NaCl का नहीं है, ये Na और Cl का अलग अलग है, लेकिन हमको तो हमें थोड़ी ना पता ये टूट जाएंगे। हम तो इस भ्रम में है कि NaCl NaCl ही रहेगा।
एक मोल ही रहेगा, लेकिन हमने कहा अरे पानी में एक मोल फेंका था 2 मोल हो गया, तो भैया ये 2 मोल हो गया, मतलब जो वेट हमने दिया था वो 1 मोल का नहीं गया, वो 2 मोल का बन के गया है, तो 2 मोल का वेट अब 58 ग्राम हो गया। लेकिन अगर हम इससे 1 मोल का वेट निकालेंगे तो 1 मोल का वेट 29 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 58 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और जब 58 डिवाइडेड बाई 2 होगा तो इट विल बिकम 29 ग्राम। तो देखो, 1 मोल का वेट जो आपने सोचा था वो 58 सोचकर डाला था नमक को, लेकिन जब वो सॉल्वेंट के साथ मिला, सॉल्यूशन बनाने गया, तो उसका 1 मोल जो था वो 29 ग्राम का आने लग गया। मतलब मोलर मास, जो कि 1 मोल का ही मास होता है, वो हमारी सोची गई वैल्यू से आधा हो गया। क्या हो गया? आधा हो गया। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो इसका मतलब अगर मोलर मास आधा हो गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी, इनवर्सली है ना। एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट डबल हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये भी कह रहा है कि डबल हो जाएगी। मतलब दोनों ही सूरत में NaCl के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो आप सोच रहे थे उस वैल्यू से वो लोग डबल वैल्यूज के आएंगे। तो ये है उनकी डबल वैल्यूज, रीजन है उनका डबल वैल्यूज का। और ये केस अभी सिर्फ डिसोसिएशन का है, और डिसोसिएशन में भी सिर्फ NaCl का है, हालांकि डिसोसिएशन केस में और लूंगा भी डिटेल में। क्लियर हो गया? तो ये होता है डिसोसिएशन का पार्ट। और कोई नमक होता तो उसके हो सकता है 1 के 3 मोल्स बन जाए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 3 टाइम्स हो जाएगी, और उसका जो 1 मोल का मास आपने सोचा होगा, एक्चुअली वो 1 मोल का मास नहीं होगा, पानी में जाने के बाद या किसी भी सॉल्वेंट में जाने के बाद वो 3 मोल का मास होगा। तो वो मास को आप डिवाइड कर देना 3 से, तो वो 1 मोल का वो नया मास होगा, जिसको आप एबनॉर्मल मास बोलते हो, क्योंकि ये पागल वाला मास है। पागल वाला मास मतलब सॉल्वेंट में जाने के बाद बता रहा है वो हमको, पहले नहीं बता रहा था वो मास। वो ही लेकिन मास जो होगा वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंसीडर करेंगे, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के अंदर का सॉल्यूट मास का के ऊपर निर्भर करती है। सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट का मास है उस पर निर्भर करती है, उससे निर्भर नहीं करती कि सॉल्यूट को सॉल्यूशन बनाने से पहले क्या मास था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को उससे मतलब नहीं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो ये बोलती है सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो वो तो चेंज हो जाता है, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। संपट पड़ी? अभी हालांकि मैं ये भी बताऊंगा कितनी चेंज होती है, अभी वैसे बताई कर चल रहा हूं कि NaCl के केस में डबल हो जाती है। आप कोई और नमक ले लो, कैल्शियम क्लोराइड ले लो, CaCl2, उसके 1 मोल 3 मोल में टूटेंगे, तो उसकी लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 3 गुना हो जाएगी, AlCl3 के लिए 4 गुना हो जाएगी। एक्सप्लेन करता हूं अभी मैं सारी चीजें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, स्क्रीनशॉट लो इसका एक बार। अब एक और केस ले लेते हैं ताकि ये क्लियर हो थोड़ा सा। एक और नमक ले लें, AlCl3 ले लेते हैं, चलो, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लेते हैं। जो फिर से क्या होगा, खुद को डिसोसिएट ही करेगा, AlCl3। अब भैया एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लिया, ध्यान से देखेंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड को किसी भी सॉल्वेंट जो कि पोलार सॉल्वेंट होगा उसमें फेंकेंगे। चलो पानी ले लो तुम हमेशा एक्वा सॉल्यूशन, तो ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम +3 में ब्रेक होगा और 3Cl- में ब्रेक होगा, तो Al+3 का एक आयन बनेगा और 3 क्लोराइड आयन बनेंगे, 3Cl-। ठीक है भैया, अच्छी बात है। आपने क्या सोच कर लिया इसको कि आप 1 मोल ले रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता था कि इसमें 1 के 4 टुकड़े हो जाएंगे, 1 मोल एल्यूमिनियम +3 का और 3 मोल Cl- के। तो आपने तो लिए 1 मोल जो पानी में जाते ही, पानी बोले तो सॉल्वेंट, कोई सा और भी सॉल्वेंट ले सकते हो, चलेगा, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 मोल जो आपने लिया था वो एक्चुअली 1 और 3 4 मोल में कन्वर्ट हो गया। मतलब आपने सोचे थे 1 मोल आप डाल रहे हो, लेकिन वो सॉल्यूशन में जाते ही 4 मोल हो गए। अब वो ये नहीं देखेगा कि 4 मोल में से 1 Al+3 और 3 Cl- है। सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या देखेगा, भैया 1 मोल नहीं आया, 4 मोल आए, हमने तो 1 मोल ही डाला लेकिन 4 मोल बन गए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या होगा, 4 टाइम्स हो जाएगी।
किसके 4 टाइम्स हो जाएगी? जो हमारी सोच है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कि ये वैल्यू आएगी, क्योंकि हमारी सोच 1 मोल के हिसाब से है, लेकिन असल में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 मोल के हिसाब से निकलेंगी। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो निकलेंगी वो 4 गुना हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, NB, और नंबर ऑफ मोल्स इज नाउ 4 टाइम्स ऑफ व्हाट वी आर थिंकिंग। सो द न्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी 4 टाइम्स ऑफ व्हाट वी वर थिंकिंग। क्लियर हो गया? और मॉलिक्यूलर मास के साथ भी वही चीज है, मतलब आप कोई एक चेंज लेकर चलो, आप नहीं तो कंफ्यूज हो गए, या तो आप मोल लेकर चलो या मॉलिक्यूलर मास लेकर चलो, आपके ऊपर है। टॉपिक तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मोल्स नहीं लेकर चल सकते। आप मोल्स, अगर आपको मोल्स आसान लग रहे तो मोल्स लेकर चलो, और एल्स आप मास लेकर चलोगे तो भी वही बात निकलेगी। मास के हिसाब से भी बता देता हूं, अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड देखें और क्लोरीन का 35.5 माने, तो 35.5 को 3 बार करेंगे तो 71, 71 प्लस 35, 71 प्लस 35.5, 106.5 आएगा। ठीक है, 106 मान लेते हैं। एंड एल्यूमिनियम इज 27, एल्यूमिनियम इज 27, तो 133 मास आ गया। अब ये 133 ग्राम जो आपने सोचा, ये LCl3 के 1 मोल का सोचा कि भैया 133 ग्राम का AlCl3 का 1 मोल है, यानी कि ये इसका MB है। ये आपने सोचा था, मतलब दिस वॉज थ्योरिटिकल। लेकिन जब पानी में गए तो मास तो 133 ही रहा, मास में कोई फर्क नहीं आया। फिर एबनॉर्मल क्यों बोल रहे मास को? क्योंकि जो 133 का वेट है वो 1 मोल का नहीं आएगा, वो 4 मोल का आएगा। तो जो हम पहले सोच रहे थे कि ये 1 मोल का मास है, वो 1 मोल का नहीं होगा, वो सॉल्यूशन में जाने के बाद 4 मोल का मास बन जाएगा। और जब 4 मोल का मास 133 हो गया, तो फिर 1 मोल का मास 133 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब 1 मोल का मास जो हो गया वो 133 बाय 4 हो गया। जो पहले 1 मोल का मास 133 था, अब वो 1 मोल का मास 133 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। तो देखो 1 मोल के लिए मास चेंज हो गया ना। और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मोलर मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मॉलिक्यूलर मास बोलो या मोलर मास बोल लो, बात एक ही है। और एक मॉलिक्यूलर मास मतलब मोलर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोले तो 1 मोल का मास, तो उनको 1 मोल के मास से मतलब है। हमने सोचा 1 मोल का मास 133 है, लेकिन 1 मोल का मास 133 नहीं, 133/4 है। ये है पागलपंती। ये मास में चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि मोल्स चेंज हो गए तो पर मोल का मास चेंज हो गया। और पर मोल का मास अब जो आएगा वो पुराने वाले मास का 1/4 टाइम आएगा, 1/4 टाइम। तो फिर मोलर मास जो होगा 1/4 टाइम हो जाएगा, तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइम्स हो जाएगी, होनी भी चाहिए। तो दोनों ही ये चीज कहते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी AlCl3 के केस में 4 गुना हो जाएगी। चाहे मोल्स की नजर से देखो, चाहे मोलर मास की नजर से देखो, दोनों ही नजरों से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 गुना हो जाएंगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया? यह केस था डिसोसिएशन का। अभी एसोसिएशन में बात ही नहीं करी। और यह याद रखना, डिसोसिएशन के केस में आपकी जो सोची गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, असली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उससे ज्यादा ही आएगी। असली बोले तो प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो ज्यादा ही आएगी। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम डिसोसिएशन की थोड़ी और थ्योरी पढ़ेंगे, फिर एसोसिएशन की केस पे आएंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखते हैं बच्चों कुछ डिसोसिएशन की थ्योरी। सो डिसोसिएशन की थ्योरी क्या है? द इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंसेस सच एज NaCl, KCl, BaCl2, ये सब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस है, मतलब ये सब आयनिक सॉल्यूशंस है। और आयनिक सॉल्यूशंस की, आयनिक कंपाउंड की खास बात क्या रहती है? ये तुरंत अपने आप को एक पोलर सॉल्वेंट में केटायन और एनायन में तोड़ देते हैं। और जब केटायन और एनायन में तोड़ देंगे, वो तो इनका नेचर था। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बोलती है मैं तो सिर्फ मोल्स की संख्या गिनूंगी, मेरे को नहीं मतलब कौन टूट रहा है कौन जोड़ रहा है, मैं तो मोल्स की संख्या देखूंगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को जैसी मोल्स की संख्या बढ़ी हुई मिलेगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी वैल्यू भी बढ़ा देगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो these dissociate into ions when dissolved in water. Example, AB dissociates to give double number of particles. तो अगर मान लो कोई AB पार्टिकल है, AB, तो वो 2 पार्टिकल्स में होगा, जैसे A+ और B-, जैसे NaCl का केस लिया था। तो आपने सोचा था इसका आपने 1 मोल लिया, लेकिन हकीकत यह है कि 1 मोल A+ का बन गया और 1 मोल B- का बन गया। सॉल्यूशन के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये नहीं देखती कि कौन का 1 मोल बना है, वो तो सिर्फ मोल देखती है। तो वो बोलती है आपने भले 1 मोल डाला हो,
लेकिन मेरे लिए वो 1 मोल नहीं है, मेरे लिए तो वो 2 मोल है। तो जो भी रिलेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैं दूंगी, जो भी वैल्यू में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताएगी, वो 2 मोल के हिसाब से बताएगी। क्लियर हो गया? ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आगे देखते हैं। इन सच केसेस द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीजेस, सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ जाते हैं, एंड वी नो दैट मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल ऑल्सो इंक्रीज। तो इस वजह से क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस विल इंक्रीज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो दिस इज हाउ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल इंक्रीज। ये बात आगे लिखी हुई है, हालांकि बात कर लेते हैं। द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल इंक्रीज। सो द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल इंक्रीज। द molecular mass of a solute is inversely proportional to the observed value of the colligative property. Hence, the observed molecular mass will be lower than the normal value of the molecular mass. और जो observed molecular mass होगा, यानी कि ग्राम molecular mass, बोले तो 1 मोल का मास, वो कम आएगा। Observed मतलब एक्सपेरिमेंटल जो मिल रहा है, किसके मुकाबले कम आएगा, जो हमने सोचा था उसके मुकाबले। ठीक है? और ये बात वैसे उल्टी कर रहे हैं वो, क्यों उल्टी किस सेंस में कर रहे हैं वो, क्योंकि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू के दम पे मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो उनका भी कहना वैसे सही है, उनका भी, कि जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई, इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर मास होगा सोल्यूट का, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब 1 मोल का मास, वो क्या होगा, कम होगा। किस वैल्यू से, जो सोल्यूट पहले दिखाता था उस वैल्यू से, क्योंकि पहले वो ज्यादा मास दिखाता था। सॉल्यूशन में जाने के बाद, सॉल्वेंट के साथ आने के बाद वो अलग मास दिखा रहा है, जो कि कम मास है, जिससे सीपी बढ़ रहा है, क्योंकि सीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अभी भी मैं आपको कह रहा हूं, या तो आप मोलर मास लेकर चलो या आप मोल्स लेकर चलो, कोई एक चीज लेकर चलो। बीइंग अ टीचर मैं पढ़ाऊंगा आपको दोनों, क्योंकि मुझे नहीं पता, किसी बच्चे को मोल ज्यादा इजी लग रहे होंगे, किसी बच्चे को मोलर मास ज्यादा इजी लग रहा होगा। वो आपके ऊपर है, आप कौन सी चीज को आगे फॉरवर्ड लेकर जाना चाहते हो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि यहां पर आप दोनों चीजें, मेरा दायित्व है समझाने का, लेकिन आप कोई एक फॉलो करो। अगेन, डिसोसिएशन के केस में मोल्स की संख्या बढ़ती है और फिर इस वजह से सीपी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं। ठीक है? दूसरा, सीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। इसको ये मैं मोलर मास भी बोल सकता हूं, अगर ये ग्राम में लिख दिया जाए तो अगर मोलर मास घटेंगे तो भी सीपी बढ़ेगा, और मोल्स के बढ़ने की वजह से मोलर मास घट जाता है, क्योंकि पर मोल का मास कम हो जाएगा। तो दोनों ही सूरत में आपकी सीपी बढ़ेगी। ये किसके लिए बता रहा हूं, दिस इज फॉर डिसोसिएशन, फॉर डिसोसिएशन, दिस इज फॉर डिसोसिएशन। क्लियर हो गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसके बाद जो कहानी स्टार्ट होगी वो एसोसिएशन को लेकर स्टार्ट होगी। तो अभी ये डिसोसिएशन जो पहला कॉज था, जो पहला रीजन था मॉलिक्यूलर मास की एबनॉर्मेलिटी का, ये वो रीजन है। एक और रीजन हो सकता है जहां पर सीपी कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के एसोसिएशन की वजह से। कैसे होगा, बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो पहले। क्लियर हो गया बच्चों? डिसोसिएशन की थोड़ी सी और बात, ये एग्जांपल दिया हुआ है, KCl जब वाटर में जाएगा तो K प्लस और Cl माइनस में होगा। This will dissociation cause decrease in the observed molar mass, hence the number of the particle increases. As a result, the observed molar mass is about half of the expected value. So KCl के केस में भी यही चीज होने वाली है। KCl का हमने K39 सोचा और Cl का 35.5 सोचा, चलो 35 मान लो, ठीक है। 0.5 को अभी मैं इग्नोर कर रहा हूं। कितना हो गया? ये हो गया 413 और 74। आपने सोचा था 74 मास, 74 ग्राम जा रहा है, गया भी 74 ग्राम, गलत नहीं गया। मतलब जो 74 ग्राम आपने सोचा था वही 74 ग्राम पानी के अंदर मिला, लेकिन आपने जो 74 ग्राम सोचा था वो 1 मोल KCl का सोचा था। लेकिन हुआ क्या? KCl ब्रेक हो गया 1 मोल K प्लस में और 1 मोल Cl माइनस में। तो ये टोटल ब्रेक हो गया किसमें? 2 मोल में ब्रेक हो गया। और 2 मोल में ब्रेक हो गया तो फिर ये जो मास आ रहा है ये 1 मोल का नहीं, ये 2 मोल का आ रहा है। तो फिर 2 मोल का जो मास हो गया, 2 मोल का जो मास हो गया वो हो गया 74 ग्राम। तो फिर 1 मोल का जो मास हो गया वो 37 ग्राम आ गया। देख लो, बिल्कुल आधा हो गया। और ये अब नया MB है, दिस इज न्यू MB, जो कि पहले 74 था, पुराना MB।
तो पुराना मास जो था 74 था, लेकिन अब जो नया और सही मास आ रहा है वो 37 आ रहा है, बिल्कुल आधा। तभी लिखा है कि द ऑब्जर्व्ड मोलर मास, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, विल बिकम हाफ ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू, वो आधा हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा। कंसेप्ट क्लियर है? स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद एसोसिएशन की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों यहां पर अपन ने देख लिया कि डिसोसिएशन के केस में एक चीज सिंपल याद रखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। किस वैल्यू से? जो आप सोच रहे हो उस वैल्यू से। तो ये था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिसोसिएशन के केस में। अब बात करते हैं भाई साहब एसोसिएशन का केस। किसका? एसोसिएशन का केस, जहां पर मॉलिक्यूल क्या करते हैं? एसोसिएट हो जाते हैं। और एसोसिएट हो जाते हैं तो जो मोल्स आपने सोचे थे कि आपने इतने मोल्स डालें, उन मोल्स की संख्या से कम हो जाती है, मोल्स की संख्या। और अगर मोल की संख्या कम हो गई तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगी। कैसे? आइए बात करते हैं। सपोज करो एसिडिक एसिड है, मैं एग्जांपल लेकर बताता हूं आपको, फिर मैं आपको ये सारी थ्योरी जो है वो आपके लिए पढ़ दूंगा। लेकिन एसिडिक एसिड है, मान लो कौन है? CH3COOH, ये आपका एसिडिक एसिड है, ठीक है। अब एसिडिक एसिड की खास बात क्या है कि भैया अगर इसके दो मॉलिक्यूल्स हुए, दो मोल्स हुए, और दो मोल्स को आपने पानी में भेजा, पानी में भेजा मतलब एक्वस मीडियम में भेज दिया, ये याद रखना ये सॉल्वेंट है। और मैं पानी बोलता हूं क्योंकि उससे जल्दी समझ में आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पानी हो हर बार, आप सॉल्वेंट कोई सा भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि पानी ही लो हर बार, आप कोई सा भी सॉल्वेंट ले सकते हो। तो एक्वस मीडियम में हमने ले लिया, और ये जो दो मोल एसिटिक एसिड है, ये क्या होगा? अब ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ये दोनों CH3COH एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? CH3COOH का डाइमर बन जाएगा, ये हो जाएंगे होल्ड। ये डाइमर, डाइमर बोले तो दो मॉलिक्यूल चिपक गए, दो मॉलिक्यूल चिपक गए। अब इधर देखो, आपने सोचा था कि आपने दो मोल्स लिए हैं और आपने दो मोल्स के हिसाब से उसका वेट निकाला होगा, लेकिन आपको नहीं पता था कि पानी में जाकर ये चिपक जाते हैं। ये चिपकते क्यों, उसका रीजन मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मान लो कि ये चिपक जाते हैं और चिपक के ये एक मोल बन गया, चिपक के तो ये एक मोल बन गया। तो आपने लिए थे दो मोल, जो चिपक के हो गए एक मोल, मोल्स की संख्या कम हो गई। डिसोसिएशन में वो टूटकर मोल की संख्या बढ़ा देते थे, एसोसिएशन में ये जुड़कर मोल की संख्या कम कर लेंगे। एसिटिक एसिड आपके सामने एग्जांपल, भैया दो मोल आपने लिए थे और दो मोल चिपक के कितने हो गए? एक मोल में हो गए, एक मोल के में आ गए, तो दो मोल चिपक के एक मोल बन गए। और ये एसिटिक एसिड का केस है। कोई और होता तो शायद तीन मोल उसके चिपक के एक बन जाते, कोई और होता तो चार मोल उसके चिपक के एक बन जाते, वो डिपेंड करता है। अब चूंकि ये मोल की संख्या एकदम से आधी हो रही है, आप देखो दो मोल का एक हो रहा है, एक तिहाई भी होती है, तीन मोल का भी एक होता है, किसी और एग्जाम्पल में एक चौथाई भी होता है, चार मोल मिलकर एक मोल बन गए। तो मोल की संख्या में इतना डिफरेंस आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी सिग्निफिकेंट चेंज होगा। मतलब अगर ये चेंज ऐसा होता कि दो मोल मिलकर 1.9 मोल बन रहे थे तो समझ में भी आता, ठीक है यार दो मोल 1.9 आ गए, हल्की सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आएगी, इग्नोर कर देंगे। लेकिन जब दो मोल मिलकर एक मोल बन रहे हैं, बिल्कुल आधे मोल बन रहे हैं, तो आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते भैया। फिर आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो बदलाव आएगा वो सिग्निफिकेंट बदलाव होगा, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। और इसको हम बोलेंगे ये एसिटिक एसिड डाइमर बना गया, दिस इज कॉल्ड डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड। डाइमर समझ रहे हो, जहां दो मोनोमर मिले, मोनोमर मतलब सिंपल यूनिट, सिंपल यूनिट तो यही थी, और इसके दो मिल गए तो डाइमर बन गया, तो ये डाइमर बन गया। तीन मिल जाएंगे तो ट्राइमर बोलेंगे। दो मोल एक मोल में कन्वर्ट हो गए, दिस इज कॉल्ड डाइमर। तीन मोल एक में कन्वर्ट हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड ट्राइमर। चार मोल एक में कन्वर्ट हो जाएंगे, चार मोल एक में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर, तो इट विल बी कॉल्ड एज टेट्रामर। चार मोल अगर एक मोल में कन्वर्ट हो गए तो इट विल बी कॉल्ड टेट्रामर। और अगर चार से ज्यादा हो गए तो फिर तो पॉलीमर ही बोल देना। पॉलीमर ऐसी तो आया है क्योंकि उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं, चार से ज्यादा ही होते हैं, तो प्रिसाइसली वैसे दो से ऊपर भी आप पॉलीमर ही बोलते हो, लेकिन दो से ऊपर डाइमर, दो के लिए डाइमर, तीन के लिए ट्राइमर, ये स्पेसिफिक वर्ड्स है। और ऐसे करने से मोल की संख्या घट जाती है। और हमको पता है सीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स,
तो नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि कम हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो गई। किस वैल्यू के कंपैरिजन में कम हो गई? जो वैल्यू आप सोच रहे थे उस वैल्यू के कंपैरिजन में कम हो गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार। सर्टेन सॉल्यूट्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, सर्टेन सॉल्यूट्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट यूजुअली नॉन पोलर। अब यह एसोसिएशन किस में होगा? नॉन पोलर में। क्योंकि डिसोसिएशन किस में हुआ था? पोलर में। क्योंकि भैया पोलर ही पोलर के अंदर डूबता है, नॉन पोलर ही नॉन पोलर के अंदर डूबता है। यह केमिस्ट्री की कहावत है, याद होगा आपको सबको। तो पोलर पोलर के अंदर डूबता है इसलिए क्योंकि वो डिसोसिएट हो जाता है, और नॉन पोलर के अंदर डूबता है इसलिए क्योंकि वो वहां पर एसोसिएट हो जाता है। तो जनरली जब हम एसोसिएशन की बात करें तो हम नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करेंगे। अंडरगोज एसोसिएशन टू गिव डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर एटसेट्रा, फॉर्मिंग बिगर मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सब एसोसिएट हो जाते हैं। क्लियर हो गया? हां, अब मन में सवाल आ रहा होगा ये एसोसिएट होते क्यों है? डिसोसिएट क्यों होते थे? क्योंकि आयनिक कंपाउंड थे, और आयनिक कंपाउंड को जब भी एक पोलर मीडियम मिलता है तो कैटायन और एनायन में टूट जाता है, उसका नेचर है वो। लेकिन ये किस नेचर की वजह से चिपक जाते हैं? वो नेचर आपको समझाता हूं, वो समझाता हूं मैं आपको। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इससे ये समझ में आ गया कि मोल्स की संख्या घटेगी जिससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घटेगी। यानी कि पहले जो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन, मान लो किसी केस में पानी के अंदर एसिटिक एसिड मिलाने से मानकर चलो 2 डिग्री सेल्सियस का आता था बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, वो 2 डिग्री सेल्सियस का ना आकर 1 डिग्री सेल्सियस का ही आएगा, आधा आएगा, इंक्रीज ही होगा, एलिवेशन ही। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बेसिक नेचर नहीं बदलेगा कि मान लो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता था तो इसकी वजह से डिप्रेस हो जाएगा, नहीं, वो अभी भी एलिवेट होगा, लेकिन जितनी वैल्यू से एलिवेट होता था उतनी वैल्यू से नहीं होगा, उसकी कम वैल्यू से होगा अगर एसोसिएशन का केस है तो, और डिसोसिएशन का केस होता तो उससे ज्यादा वैल्यू से एलिवेट करता। सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेस होगा लेकिन उतना डिप्रेस वैल्यू से नहीं होगा जितना डिप्रेशन हमने सोचा था, उसकी आधी वैल्यू से डिप्रेस होगा फ्रीजिंग पॉइंट अगर एसोसिएशन हो जाए तो। क्लियर हो गया? हां, अब मैं रीजन आपको बताता हूं कि एसोसिएशन होता क्यों है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बात करते हैं एसिटिक एसिड की, क्यों इसमें एसोसिएशन होता क्यों है? बच्चों, एसिटिक एसिड मतलब क्या? CH3COH, और जब आप इसके 2 मोल लेते हो तो जाहिर सी बात है ये 1 मोल में कन्वर्ट होता है। 1 मोल क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि दोनों CH3COH एक दूसरे से चिपक जाते हैं और बन जाते हैं होल ट्वाइस। ये था 2 मोल, अब ये 1 मोल हो गया, ये 1 मॉलिक्यूल हो गया, ये पूरा 1 मॉलिक्यूल हो गया। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो CH3COH था वो पहला वाला कुछ ऐसा था, ये था कुछ CH3COH, और जो दूसरा CH3COH था वो कुछ ऐसा था। अब आप इन दोनों चीजों में देखो, आपको कुछ चीजें दिखेंगी कि ये एक एक्टिव हाइड्रोजन है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ लगा है। इस वाले का मैं इस वाले को कुछ अलग कलर से बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस इज CH3 COH डबल बॉन्ड O। अब आप देखो कि ये H एक्टिव हाइड्रोजन है क्योंकि O नेगेटिव से लगा है, और ये कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन इस वाले एसिडिक एसिड का कार्बोनिल पार्ट का ऑक्सीजन है, तो जाहिर सी बात है यहां पर एक नई टाइप की फिजिकल बॉन्डिंग होगी। याद है कौन सी? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही। यहां पर भी वो चीज होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इससे क्या होगा? ये दोनों मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे, ये दोनों मॉलिक्यूल यहां चिपक गए और ये पूरी एक क्लोज्ड रिंग टाइप की एक बना ली ये। तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रो। ऑल्दो ये फिजिकल बॉन्ड है लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि वो दो मॉलिक्यूल लगेंगे नहीं, वो 1 मॉलिक्यूल होगा। और यहां पर आपको देखने को मिल रही है क्योंकि क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो एक CH3COH आप इंडिविजुअल सोचते थे और दूसरा CH3COH जो आप इंडिविजुअल सोचते थे, वो इंडिविजुअल नहीं है, वो आप कंबाइंड है, और ये अब एक डाइमर हो गया, ये पूरा एक डाइमर बन गया। दिस इज कॉल्ड डाइमर। ये डाइमर हो गया। तो यहां पर हर 2 CH3COH के जोड़े मिलकर 1 बन जाएंगे। तो मान लो आपने सोचे 10 मोल हमने CH3COH डाले, आपने 10 मोल डाले, आपके डालने से क्या होता है? सॉल्यूशन में जाकर तो 5 हो गए,
और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बोलती है सोल्यूशन में मेरे को जितने मोल दिखेंगे सॉल्यूट के, मैं तो उस हिसाब से वैल्यू बताऊंगी। तो आप जो सोच रहे हो मेरे को उसका क्या करना, मेरे को तो 5 मोल दिख रहे तो मैं 5 मोल से वैल्यू बताऊंगी। आपने जो सोचा वो 10 मोल के हिसाब से सोचा, तो आपने कुछ और सोचा और आया कुछ और। आपने जो सोची वैल्यू थी उसकी आधी वैल्यू आ रही है, क्योंकि अगर मोल्स आधे हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सीधे सीधे मोल्स की संख्या पे चल रही, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आधी हो गई। क्लियर हो गया? और इससे मोलर मास पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि जो मास आप 10 मोल का सोच रहे थे वो 10 मोल का नहीं, वो 5 ही मोल का मास था, तो मोलर मास जो था वो भी बदल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए, और मोलर मास बढ़ जाता है इस केस में, याद रखना मोलर मास बढ़ जाता है। और सीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, इनवर्सली होता है मोलर मास के, तो अगर मोलर मास बढ़ जाएगा तो सीपी यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद और बात करते हैं एसोसिएशन में। आप स्क्रीनशॉट लो पहले। तो अब आते हैं आगे बच्चों। इन सच केसेस द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीजेस, हम दिखा था डिक्रीज हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स, तो मॉलिक्यूलर मास विल इंक्रीज। एंड सिंस मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल डिक्रीज। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूं, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी सीपी वो घट जाएगी, क्योंकि मोल्स की संख्या घट जाएगी, या फिर कह लो मोलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, कुछ भी बोल सकते हो, वो वैल्यू बढ़ जाएगी। किसमें? फॉर एसोसिएशन। यही बात आगे लिखी हुई है, लेकिन अभी मैंने बता दी। क्लियर हो गया? तो ये चीज आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से, फिर हम आगे और बात करते हैं। तो ये चीज हो गई। आगे, so the observed value of the colligative property will decrease, यही लिखा है, observed value of colligative property will decrease, और molecular mass of a solute is inversely proportional to the observed value of the colligative property, hence the observed molecular mass will be higher than the normal value of the molecular mass। तो जो observed molecular mass होगा वो observed molecular mass higher होगा than the normal molecular mass जो हमने सोचा था, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास अब बढ़ जाएगा। जो मास आप 10 मोल के लिए सोचते, जो मास आप 2 मोल के लिए सोचते थे, किसके लिए? 2 मोल के लिए जो आप मास सोचते थे, वो 2 मोल का मास अगर आप मान लेते थे कि x ग्राम होता है, तो वो x ग्राम 2 मोल का नहीं, क्योंकि अब वो सॉल्यूशन में जाकर 1 मोल हो गया है, तो अब वही मास x ग्राम जो होगा वो 1 मोल के लिए कहलाएगा। सो दैट 1 मोल का जो मास होगा दैट विल बी x ग्राम नाउ। 1 मोल का जो मास होगा दैट विल बी x ग्राम नाउ। तो देखो, पहले वो 2 मोल मिलकर बनाते थे, लेकिन अब 1 ही मोल बना रहा है वो, मतलब मोलर मास बढ़ गया, यानी कि मास पर मोल बढ़ गए, तो मोलर मास बढ़ जाएगा। और इनने अपोजिट तरीके से उसको कैलकुलेट किया। इनने पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो आधी हो रही है, जो सोची थी, जो ने थ्योरेटिकल निकाली थी, तो उनको यह मालूम था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ तभी बदल सकती है जब मोलर मास बदल रहा है, मतलब मोलर मास दुगना हो रहा है। यानी कि जो थ्योरेटिकली हमने मोलर मास सोचा था वो कम था, और जो अब एक्चुअली ऑब्जर्व्ड आ रहा है वो ज्यादा है, वो हाइयर है। तो दैट इज व्हाई दे हैव रिटर्न कि ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास विल बी हाइयर। बट हम ऐसा नहीं करते, हम जो करते हैं हम वो बता देते हैं, हम मॉलिक्यूलर मास को पहले देख लेते हैं और उसके दम पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का चेंज निकालते हैं। क्वेश्चन की बात अलग है, क्वेश्चन में तो कभी भी कहीं भी कुछ भी उल्टा करके पूछ लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो हमारे पास यही है। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बात करते हैं। तो बच्चों ये चीज आपको क्लियर हो गई। ये है एसोसिएशन का केस जो मैंने आपको बताया था। एसिटिक एसिड का इन्हें एग्जांपल दिया है, कॉज बताया क्यों इंक्रीज होगा। तो एसिटिक एसिड विल फॉर्म अ डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड। ये देखो यहां पर ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर हो गया? तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये मॉलिक्यूल को जोड़ देते हैं, चिपका देते हैं। तो जो सॉल्यूट के जो सॉल्यूशन बनता है उसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, है सब कुछ वही, लेकिन ये चिपक गए ना, तो जो 2 मोल दिखाई देते थे वो 2 मोल नहीं, वो अब 1 मोल हो गए। ये अब आपका 1 मोल हो गया, ये आपका अब 1 मोल हो गया ये, जबकि आपने ये 2 मोल लिए थे। ये देखो यहां लिखा है 2 मोल लिए थे आपने, लेकिन ये क्या हो गए, 1 मोल हो गए पानी में आते ही। पानी में आते ही मतलब एक्वस मीडियम में आते ही, तो ये 1 मोल हो गए। क्लियर हो गई बात? तो ये सारी कहानी क्लियर हो गई। Hence the number of particle decreases, as a result the observed molar mass is almost double of the expected value।
मोलर मास डबल हो गया। मतलब आपने 2 मोल एसिटिक एसिड का मास क्या सोचा था? जब आप 2 CH3COOH लेते थे तो आपने इसका मास क्या सोचा था? CH3COH का मास कितना होता है? कार्बन का कितना होता है? 12 इंटू 2 24, तो ये हो गया 24। ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 32, और हाइड्रोजन कितने? 4, तो 4, तो 24 प्लस 4 प्लस 32 दैट विल बिकम 60, और 2 मोल लिए हैं तो 2 इंटू 60, आपने सोचा 120 ग्राम 2 मोल का मास है। एज इफ 60 ग्राम 1 मोल का मास है। तो अगर 2 मोल का मास आपने सोचा था कितना? 120 ग्राम, तो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से 1 मोल निकला कितना? 60 ग्राम का। यह आपके कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन आपका कैलकुलेशन पूरा फैल गया, मतलब बेकार हो गया, क्योंकि जैसे ही ये एक्वस मीडियम में गया तो ये एक्वस मीडियम में जाते ही CH3COOH होल ट्वाइस हो गया और इसका एक ही मोल बना। कितना मोल बना? 1 मोल ही बना। तो अब जो वेट आ रहा है, वेट तो वही आएगा 120 ग्राम जो आपने लिया है, लेकिन वो अब 120 ग्राम जो पहले 2 मोल का था और उससे 1 मोल का जो 60 ग्राम था, अब वही 1 मोल का टोटल 120 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे सामने सिर्फ 1 ही मोल है। तो अब 1 मोल का जो वेट होगा वो 120 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं मोलर मास का डबल होना। ये डबल हो गया, और वो तो डायमर बना इसलिए डबल हुआ है। सोचो ट्राइमर बनता तो क्या होता? ट्रिपल टाइम, 3 गुना हो जाता, ट्रिपल हो जाता, क्वाड्रपल हो जाता। अगर 4 बार होता तो 4 टेट्रामर बनता तो। और जितना मोलर मास बढ़ेगा उतनी सीपी घटेगा, ये बात याद रखना, क्योंकि सीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। हालांकि वो मोल से भी हम देख चुके हैं, बट मोलर मास अगेन, क्योंकि बोल रहा हूं आप कोई भी एक फॉलो करना, लेकिन मेरा काम है दोनों बताना, तो मैं आपको दोनों बता रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर देखेंगे जिसका नाम है वेंट ऑफ फैक्टर, जो इन चीजों के, इन कैलकुलेशंस को इनकॉर्पोरेट करता है। आइए बात करते हैं उसकी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट, ये हमने देख लिया यहां पर कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज जरूर हो जाएंगी, क्योंकि सल्यूट के मोल्स चेंज हो जाएंगे, और सल्यूट के मोल्स ज्यादा भी हो जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाएंगी, मतलब जो वैल्यू आ रही है वो ज्यादा आएगी। और अगर सल्यूट के मोल्स कम हो गए, एसोसिएशन में जैसा होता भी है, तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी। मोलर मास से आप देखना चाहो तो मोलर मास अगर बढ़ेगा, 1 मोल का मास जो बढ़ेगा, जो एसोसिएशन के केस में बढ़ता है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वहां कम हो जाएंगी, क्योंकि मोलर मास से वो इनवर्सली चलती है। और डिसोसिएशन के केस में जैसे मोलर मास कम होता है तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएंगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ये था हमारा ये चीज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। अब मन में एक सवाल यह आता होगा, इमेज में तो ठीक है वेंट ऑफ फैक्टर लिखा हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन मन में सवाल यह आता होगा, सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यूज क्या होंगी? मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अभी तो आपने बोल दिया कि 1 मोल का 2 मोल हो गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो जाएंगी, 1 मोल का 3 मोल हो गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ट्रिपल हो जाएंगी। अगर 1 मोल का मतलब 1/3 मोल हो गया, पहले आपने 1 मोल लिया था और वो 1/3 हो गए, 1/3, तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी 1/3 हो जाएंगी। सर ये तो हमें सॉल्यूट को देखकर समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन सर इसके लिए कोई एक ऐसा पैरामीटर या कोई ऐसा फैक्टर नहीं हो सकता जिसको हम डायरेक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इनकॉर्पोरेट कर लें और सीधा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें सही वाली निकल कर आए? अच्छा, जब मैं बोलता हूं सही वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल जो गलत हुई, जो आपने सोचा था पहले सल्यूट को मिलाने से पहले कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी, वो थी थ्योरेटिकल। तो आपका जो सवाल आपके मन में चल रहा है कि क्या सर कोई ऐसा कोई टर्म या कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो फॉर्मूले हमने पढ़े चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, उसमें इनकॉर्पोरेट कर ले और सीधा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल वाली जो सही वैल्यू है वही निकल कर आए? तो बच्चों बिल्कुल ऐसा फैक्टर है हमारे पास, और उसी पैरामीटर, उसी फैक्टर को हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। ये वही पैरामीटर या वही फैक्टर है जिसको आप बोलते हो क्या? वेंट हॉफ फैक्टर, जिसकी आप बात कर रहे हो मुझसे। और मैं तो कहता हूं कि यह सिर्फ फैक्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बताएगा, बल्कि कई बार ऐसे सल्यूट से भी आपका सामना होगा जो डिसोसिएट तो करेंगे लेकिन 100% डिसोसिएशन उनका नहीं होगा।
या जो एसोसिएट तो करेंगे, चिपकेंगे तो सही, लेकिन पूरे के पूरे जितने मोल्स आपने ले रखे उतने सब चिपक जाए, ऐसा नहीं होगा। 100% कभी डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो सकता है ना हो। मतलब आपके पास अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक सोल्यूट है, मतलब देखो नई कहानी शुरू हो रही है यहां से। मतलब अगर आपके पास कोई नया कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट या कोई वीक सोल्यूट है जिसको आपने सॉल्वेंट के साथ मिलाया है सॉल्यूशन बनाने के लिए, और उसने बोला सर मैं डिसोसिएट तो करूंगा लेकिन मैं 100% डिसोसिएट नहीं करूंगा, तो फिर यह फैक्टर आपको वो कितना डिसोसिएट करेगा वो कैलकुलेट करने के लिए भी काम में आएगा। कौन सा फैक्टर? वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ साइंटिस्ट का ही नाम था, उन्होंने ये फैक्टर दिया था। और ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं है जो हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इंकॉर्पोरेट करना है, वो तो काम करेगा, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा और हमें सही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देगा। सही का मतलब जो सॉल्यूट को मिलाने के बाद जो सही में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है, जो एक्सपेरिमेंटल हमें ऑब्जर्व होती है, वो वैल्यू डायरेक्ट देगा। लेकिन उसके अलावा ये अगर सॉल्यूट ने तय कर लिया कि मैं डिसोसिएट तो करूंगा सॉल्वेंट के साथ मिलकर, लेकिन 100% डिसोसिएशन नहीं करूंगा, 90% करूंगा, 80% करूंगा, मतलब आप समझ लो 90% और 80% डिसोसिएशन का, कि भैया अगर हमने NaCl ले लिया और 1 मोल NaCl ले लिया जिसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स थे, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स थे, तो मानना कि अगर NaCl ने बोला मैं पानी के अंदर जाऊंगा तो मैं सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं करेंगे। 6.023 इंटू 10⁻23 में से 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेंगे। तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि जो डिसोसिएशन है वो 50% है। आधे मोल्स डिसोसिएट कर रहे हैं, आधे मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं और आधे नहीं हो रहे। तब क्या होगी, फिर क्या होगा ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जाहिर सी बात है एकदम 1 मोल के 2 मोल होते तो हमें पता है डबल हो जाता, लेकिन अब 1 का 2 नहीं हुआ, आधा हुआ, तो फिर क्या होगा, तो फिर 1.5 गुना हो जाएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेंस तो यही कहता है और होगी भी, लेकिन ये तो आसान था जब ये बता हो कि डिसोसिएशन 50% है। लेकिन मान लो डिसोसिएशन 57% हो जाता, 95% हो जाता, 85% हो जाता, कुछ ऐसे होते, तो फिर क्या होती कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये वेंट ऑफ फैक्टर आपको उसमें भी आपकी सहायता करेगा। और सिर्फ डिसोसिएशन नहीं, एसोसिएशन में भी आपकी सहायता करेगा। पहले बात करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर की, तब आपको डिटेल में बताता हूं। तो ये वेंट ऑफ फैक्टर अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसलिए इसी में मैंने कंटिन्यू किया है। तो पहले तो वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में जान लेते हैं। इट इज यूज्ड टू ओवरकम द डिफिकल्टीज इन डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट व्हिच अंडरगोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन सॉल्यूशन। तो ये क्या करता है, डिसोसिएट, जो सॉल्यूशन में डिसोसिएशन होता है और सॉल्यूट का, या एसोसिएशन होता है सॉल्यूट का, उसके मॉलिक्यूलर मास को निकालने में ये वेंट ऑफ फैक्टर मदद करता है। कैसे मदद करता है मैं बताऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज, वेंट ऑफ प्रपोज्ड अ फैक्टर आई। वेंट ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई, ठीक है। सो दिस इज आई, इस आई से वेंट ऑफ फैक्टर को आप डिनोट करते हो, विच इज नोन एज वेंट ऑफ फैक्टर। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे और बात करते हैं। नाउ वेंट ऑफ फैक्टर है क्या? इट इज द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व्ड, यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, टू द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द सेम प्रॉपर्टी। मतलब कोई पूछे अगर वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, तो पहली बात इट्स अ रेशियो। किसका रेशियो? ऑब्जर्व्ड वैल्यू, यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक्सपेरिमेंटल सीपी लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल सीपी। सो दिस इज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये हो गया वेंट ऑफ फैक्टर आई, ये हो गया वेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू। अब एक्सपेरिमेंटल क्या, ये एक्चुअली है क्या, ये बताता है कि एक्सपेरिमेंटल कितना डेविएटेड है विद रिस्पेक्ट टू थ्योरेटिकल सीपी। मतलब आई क्या है कि भैया एक्सपेरिमेंटल सीपी अलग है, थ्योरेटिकल सीपी अलग है, और आई जो आएगा वो इसी टर्म से आएगा। क्लियर हो गया? अब कई लोग सोचेंगे सर एक्सपेरिमेंटल सीपी को निकालने के लिए तो आई निकाल रहे हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटल सीपी कितना होगा इसको पता करने के लिए तो हम आई निकाल रहे हैं। तो फिर आई से ये एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल, मतलब आई एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल से तो निकलेगा नहीं।
तो आई के लिए कुछ और फॉर्मूले होने चाहिए, बिल्कुल है हमारे पास आई को लेकर 2-3 फॉर्मूले, लेकिन फिलहाल हमने एक्सपेरिमेंटल सीपी अपॉन थ्योरेटिकल सीपी लिख लिया, जो यह दर्शाना चाहता है कि भैया एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी डेविएटेड है, कितनी अलग आ रही है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। ठीक है, हां अब आप कह रहे हो आई के कुछ और फॉर्मूलेज होने चाहिए, क्योंकि इससे तो हम एक्सपेरिमेंटल सीपी निकालते हैं, तो फिर एक्सपेरिमेंटल सीपी से आई नहीं निकाल पाएंगे इस फॉर्मूले का यूज करके, क्योंकि एक ही अननोन हो, इसमें 2 अननोन है हमारे पास, तो हमको और भी फॉर्मूले हैं, हम और देख लेते हैं। क्योंकि हमें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलती है किसके, मोलर मास के। सो सिंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मोलर मास नहीं, नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास के तो इनवर्सली होगी, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो आई का मेरे पास एक और फॉर्मूला होता है, एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल्स, एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सीधा सीधा मोल से डायरेक्टली चलती है, तो जो एक्सपेरिमेंटल सीपी है वो एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल से आया होगा, मतलब जो वास्तविक नंबर ऑफ मोल्स है डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल सीपी, थ्योरेटिकल जो सोची हुई वैल्यू थी उससे आया होगा, उसके मोल से आया होगा, तो ये आपकी आई की एक और वैल्यू है। अब आपको पता है एक्सपेरिमेंटल मोल्स कितने हैं और थ्योरेटिकल मोल्स कितने हैं, और उससे आई की वैल्यू निकल जाएगी। इस आई को उठाकर हम कहां रख देंगे, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले में। कहां रखेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले में इनको रख देंगे। क्लियर हो गया ये चीज, तो ये आई का आपका एक और फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला बन सकता है, तो पहला फॉर्मूला तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, मैं एक और फॉर्मूला आई का आपको दे देता हूं, वेंटो फैक्टर का। दिस इज थर्ड फॉर्मूला, क्योंकि कई लोग मोल्स को लेकर नहीं चल रहे होंगे, कई लोग मास को लेकर चल रहे होंगे, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। सिंस colligative property is inversely proportional to mb, that is molecular mass of solute. Colligative property inversely proportional है molecular mass of solute, solute के molecular mass से inversely proportional है colligative property, बिल्कुल है। तो फिर क्या मैं आई का एक और फॉर्मूला बोल सकता हूं, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसका एक्सपेरिमेंटल वाला केस नीचे आ जाएगा और थ्योरेटिकल वाला केस ऊपर चला जाएगा। इनवर्सली है ना, तो 1 अपॉन देन अपॉन फिर 1 अपॉन ऐसा आएगा, तो हम क्या कर देंगे उसको, आई विल बी इक्वल टू थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, यानी कि थ्योरेटिकल एमबी बोले तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल एमबी। एक्सपेरिमेंटल मतलब जो ऑब्जर्व किया है, तो ये आपकी एक और आई की वैल्यू हो गई। दिस इज आई इक्वल टू थ्योरेटिकल एमबी अपॉन एक्सपेरिमेंटल एमबी, दैट्स इट। ये आपका तीसरा फॉर्मूला, आपकी मर्जी, आप इन दोनों दूसरे और तीसरे से कोई सा भी फॉर्मूला रख सकते हो। पहला तो बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन पहले फॉर्मूले में आपको एक्सपेरिमेंटल सीपी पता नहीं होगा। अगर एक्सपेरिमेंटल सीपी पता ही चल गया तो फिर आई क्यों निकालोगे? बात समझ में आ रही है? एक्सपेरिमेंटल सीपी को ही पता करने के लिए आई निकाला जाता है, तो आई को निकालने के लिए, वेंडो फैक्टर को निकालने के लिए आप ये दो फैक्टर में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इन दो फॉर्मूले में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं आई कैसे निकलता है अलग अलग केस में। अभी तक हमने दो केस देखे, एक डिसोसिएशन का, एक एसोसिएशन का। डिसोसिएशन में मैंने NaCl का एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो वहां पर मोल्स डबल हो जाते थे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो जाती है, ठीक है। और एसोसिएशन के केस में एसिटिक एसिड का हमने एग्जांपल दिया था, जहां 2 मोल एसिटिक एसिड मिलकर 1 मोल हो जाता था, यानी कि 2 मोल मिलकर 1 मोल आ जाते थे, ठीक है। दोनों के केस में मैं आई निकालूंगा और आई को पहले यह बताऊंगा कि यह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कहां इन्वॉल्व होगा, जिससे ये सही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे। सही बोले तो एक्सपेरिमेंटल सीपी दे। मैं बताता हूं आपको, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम आगे थोड़ी सी बात करते हैं, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। यहां पर कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं? 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं यहां सारी प्रॉपर्टीज को लिख लेता हूं। पहले तो क्या फॉर्मूला था RLVP का? पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी,
पी नॉट ए माइनस पी ए, दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और पी ए मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, क्योंकि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाओगे तो वही जो सॉल्यूशन का, जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन के अंदर, वही पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है। तो ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर इन प्योर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया। दिस इज इक्वल टू एक्स बी, तो ये इक्वल टू एक्स बी हो गया था, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, आगे सेकेंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी एम। थर्ड, डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी दैट इज स्मॉल एम। एंड फोर्थ, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ये हो गई अपनी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये मैंने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां पर लिख ली है। अब आगे वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर जो है वो मॉलिक्यूलर मास में चेंजेस को दर्शाता है कि भैया एक्सपेरिमेंटल कितना था और थ्योरेटिकल कितना था, या फिर आप ये कह लो कि मोल्स को दर्शाता है। मोल्स के हिसाब से भी आई चलता है, क्योंकि आई के हमने दो फॉर्मूले पढ़े, एक पढ़ा है एक्सपेरिमेंटल एनबी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एनबी, और दूसरा पढ़ा है आई विल बी इक्वल टू थ्योरेटिकल एमबी मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल एमबी। ये अभी दो फॉर्मूले पढ़े। अब आप देखो ये जो आई है कहीं ना कहीं मोल्स के ही एक रेशियोज दिखा रहा है या मोलर मास के रेशियो दिखा रहा है, तो ये मोल्स या मोलर साइड पे ही ऐड होना चाहिए, मतलब कहां मोल्स है या कहां मोलर मास है उस साइड ही आई इन्वॉल्व होगा। यहां पर है एक्स बी जो कि मोल्स है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, यहां है मोलालिटी, यहां पर भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट इस साइड है, ये भी है मोलालिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां पर भी इस साइड है, और यहां सी कंसंट्रेशन जो मोलारिटी होता है यहां पर भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट बस पर यूनिट वॉल्यूम है, लेकिन मोल्स भी इस साइड है। तो इन्हीं जगह पर हमारा आई मल्टीप्लाई होकर हमें सही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देगा। मतलब आपको करना कुछ नहीं है, इन सब में आई का मल्टीप्लाई करना है। तो ये आई एक्स बी, आई के बी इंटू एम, आई के एफ इंटू एम एंड आई सी आर टी, ये आई हो गया। क्लियर हो गया? तो ये आई आपका ये तरीके की वैल्यूज हो गई, और ये अब आपकी सही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बन गई है। सही बोले तो एक्सपेरिमेंटल। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज अब कहलाएंगी ये एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाएंगी, क्योंकि सब में मैंने वेंट हाउ फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। और किस साइड करना है आपको? जहां पर मोल्स होंगे या जहां पर सॉल्यूट का मोलर मास होगा। तो सभी हमारे लिए राइट हैंड साइड में थे, उस साइड में थे, इसलिए हमने सब जगह पर आई का मल्टीप्लाई किया। अब कई बच्चों के मन में एक सवाल और आ रहा होगा, सर जरूरी है क्या कि हर सॉल्यूट जाएगा और डिसोसिएशन या एसोसिएशन ही करेगा? मतलब उसने तय कर लिया कि ना वो डिसोसिएशन करेगा ना एसोसिएशन करेगा, तो फिर ये फॉर्मूला लगाना जरूरी है क्या? तो क्या पहले वाले फॉर्मूले में काम नहीं होगा क्या? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आप ये फॉर्मूले से भी वो कंडीशन को निकाल सकते हो। मतलब आप यही फॉर्मूला याद रखो, यही फॉर्मूला आई के साथ का, पुराने भूल जाओ, आप आई के साथ के फॉर्मूले याद रखो। और अगर आप कहते हो, आपका केस ले लेता हूं मैं, अगर आप कहते हो कोई ऐसा सल्यूट होते हैं, क्योंकि कई सल्यूट ऐसे होते हैं जो ये कसम खाकर बैठे हैं कि सॉल्वेंट के साथ जाकर ना एसोसिएट होंगे आपस में और ना डिसोसिएट करेंगे खुद को, तो फिर आपने जो सोचे थे जितने मोल्स उतने ही रहेंगे, जितना आपने मोलर मास सोचा था उतना ही मोलर मास रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। तब भी आप ये फॉर्मूला रख सकते हो, क्योंकि उस केस में थ्योरेटिकल एमबी और एक्सपेरिमेंटल एमबी सेम हो जाएंगे। और अगर सेम हो गए, अगर सेम हो गए, इफ सॉल्यूट डू नॉट अंडरगो dissociation or association, what we can say, neither undergo dissociation or association, neither go dissociation or association, then what we can say, then
व्हाट वी कैन से थ्योरेटिकल एनबी और एक्सपेरिमेंटल एनबी सेम होगा, या एक्सपेरिमेंटल एनबी और थ्योरेटिकल एनबी सेम होंगे। जो मोल्स आपको वास्तविक में मिलेंगे और जो आपने सोचे थे दोनों बराबर होंगे, तो ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी। तो फिर आई क्या आएगा यहां पर, यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर 1 आएगा, तो आई की वैल्यू 1 आएगी, यानी कि आपने जितने मोल सोचे उतने ही मोल्स आ रहे हैं, तो आई की वैल्यू 1 आएगी। और जब 1 वैल्यू यहां रखोगे तो इस फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पुराना वाला फॉर्मूला ही बन जाएगा। तो आपका सवाल बिल्कुल सही अगर मन में आ रहा है कि सर अगर कोई ऐसा सॉल्यूट ऐड किया जो कसम खाकर बैठा कि ना डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट होगा, तो फिर उस केस में क्या ये फॉर्मूला काम आएगा? आएगा। आई की वैल्यू तब 1 रख लेना, तो पुराना वाला फॉर्मूला ही बन जाएगा। क्योंकि आई की वैल्यू 1 क्यों आएगी? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल एनबी जो आपको मिलेंगे मोल्स और जो आपने सोचे मोल्स वो सेम होंगे, क्योंकि कोई एसोसिएट नहीं हो रहा, कोई डिसोसिएट नहीं हो रहा। क्लियर हो गया ये? तो ये चीज आपको समझाती है कि भैया आई को कैसे आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले में। क्लियर हो गई बात? अब लेकिन हमें आई की वैल्यू देखनी है डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों के केस में। और पहले जो केस होगा वो केस होगा जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन 100% हो रहे हो। 100% मतलब जितने मोल्स हमने मिलाए वो सभी डिसोसिएट कर गए, जितने मोल्स हमने सॉल्यूट के मिलाए वो सभी एसोसिएट कर गए। तब मैं आपको आई की वैल्यू बताता हूं। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि अगर मान लो 100% डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होता तब क्या होता है। दोनों बातें करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे बात करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो अब मैं यहां पर बात करता हूं आई की वैल्यू की। आई की वैल्यू आपको दिख रही है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मोलर मास। आप कोई सी भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। हियर द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू अज्यूमिंग नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू लिखी है ना, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ना, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। मतलब ये सॉल्यूट ये मानकर उसकी वैल्यू निकाली थी कि वो ना एसोसिएट करेगा ना डिसोसिएट करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए कुछ एक्सपेरिमेंटली हमें कुछ और ऑब्जर्व हुआ, तो वो एक्सपेरिमेंटल हमने यहां ऊपर लिख रखा है, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में है। और अगर यही मोलर मास के रिस्पेक्ट में आएगा तो कैलकुलेटेड ऊपर चला जाएगा, ऑब्जर्व्ड नहीं जाएगा, ठीक है। मोल्स के रिस्पेक्ट में वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला ही फॉर्मूला फॉलो करेगा। मतलब आई को एक और फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं, एक्सपेरिमेंटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज NB, थ्योरेटिकल NB। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंटल NB अपॉन थ्योरेटिकल NB। ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको मोलर मास लिखना है तो थ्योरेटिकल मोलर मास ऊपर चला जाएगा और एक्सपेरिमेंटल मोलर मास नीचे आएगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास इनवर्सली होता है और मोल्स डायरेक्टली होते हैं। इसलिए जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वैसे ही मैंने मोल्स भी लिख दिए। क्लियर हो गई बात? स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, फिर वो केस की बात करता हूं एसोसिएशन और डिसोसिएशन का। आप जल्दी से लिखो इसको। अब अपन देखते हैं एक एक केस। मैं पहला केस लेता हूं फॉर डिसोसिएशन, और कौन सा? फॉर 100% डिसोसिएशन। मतलब जितने मोल्स थे वो सभी डिसोसिएट हुए। दिस इज फॉर 100% डिसोसिएशन। और एग्जाम्पल लेता हूं NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेता हूं। अब मेरी बात को ध्यान से देखना। NaCl वाटर के अंदर गया, सॉल्वेंट के अंदर, Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो गया। आपने सोचा था 1 मोल, यह आपने सोचा था तो थ्योरेटिकल हुआ या एक्सपेरिमेंटल हुआ? थ्योरेटिकल हुआ। ये थ्योरेटिकल था। आपको मिले 1 मोल Na+ का और 1 मोल Cl- का, तो आपको मिला 1 मोल Na+ का और 1 मोल Cl- का। तो मतलब आपको बदले में मिल गए 2 मोल्स, 1 मोल इसका और 1 मोल इसका। तो 2 मोल किसका? एक्सपेरिमेंटल मिला। ये एक्सपेरिमेंटल मिला। आई की वैल्यू बोलो। आई का फॉर्मूला, I will be equal to एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल्स, एक्सपेरिमेंटल NB, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे ही चलता है, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स। आई की वैल्यू बोलो। एक्सपेरिमेंटल कितने महसूस हुए? 2 मोल्स, तो 2 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कितने सोचे थे? 1 सोचा था। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? 2। आई की वैल्यू 2 आ गई। खत्म बात। बस उठा देना इस आई को
और जितनी जहां जहां था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, याद है हमारे साथ राइट हैंड साइड में था, मतलब आप इस साइड से देखोगे तो राइट हैंड साइड में था। आप क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना आई को, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डबल हो जाएंगी डबल, क्योंकि आई की वैल्यू 2 आ रही है तो आई मल्टीप्लाई होगा ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के राइट हैंड साइड में, जहां पर मोल्स थे उस साइड में डबल, तो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू को डबल कर देगा। जो पुरानी जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ रही थी वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएंगी, क्योंकि वहां मल्टीप्लाई बाय आई हमने किया था, जो एक्सपेरिमेंटल सीपी को निकालने में मदद करेगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल सीपी ऐसा निकलेगा। क्लियर हो गया? और ये कब था? जब डिसोसिएशन 100% था, 100% डिसोसिएशन था। ठीक है, अब मैं एसोसिएशन का एग्जांपल लेता हूं, एसिटिक एसिड का। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये रेस करना पड़ेगा मुझे। अब क्या करते हैं, एसोसिएशन लेते हैं फॉर 100% एसोसिएशन। मतलब डिसाइड कर लिया कि एसोसिएशन होगा, और वो भी 100%, जितने मोल्स होंगे वो सभी एसोसिएट करेंगे। और ये क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि अभी मैं उनका भी डिसोसिएशन और एसोसिएशन लूंगा जो 100% नहीं होते, जो सॉल्यूट 100% डिसोसिएट या 100% एसोसिएट नहीं होते, उनकी भी बात करेंगे, करते हैं उनकी भी बात। सो दिस इज फॉर 100% एसोसिएशन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। एसिटिक एसिड ले लिया हमने CH3COOH, कितने मोल्स? 2 मोल्स। किसमें फेंका? पानी में नहीं, कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट में। इसको पानी में मत फेंकना, याद रखना। शायद मैंने पहले लिख दिया हो पानी भी, बट वहां पर इग्नोर करना आप, पानी नहीं होगा, क्योंकि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, क्योंकि एसिटिक एसिड भी एक नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये जनरली नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। तो आप कोई भी नॉन पोलर ले लेना, और ये बन जाएगा डाइमर ऑफ CH3COOH होल ट्वाइस, और इसके भी 1 मोल बन जाएंगे, 1 मोल बन जाएंगे। ठीक है, सो दिस विल बी 1 मोल। तो भैया आपने सोचा 2 मोल, या आपने सोचा, दिस वॉज थ्योरिटिकल, लेकिन प्रैक्टिकली आपको मिल गए 1 मोल। ये एक्सपेरिमेंटल था। ठीक है, अब आई निकाल लो इससे। आई विल बी इक्वल टू क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला क्या आता है? एक्सपेरिमेंटल एनबी। एक फॉर्मूला याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होगी नहीं तो। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी, एक फॉर्मूला याद रखना, एनबी वाला याद रख लो अगर मोल्स चल रहे हो तो, और अगर मोलर मास चल रहे हो तो अपोजिट कर लेना। और मैं मोल्स लेकर चल रहा हूं, मोलर मास लेकर चलना हो तो मोल्स के मास के हिसाब से करना। 2 मोल का वजन 120, और फिर 120 2 मोल का वजन आ रहा है तो अब वो 1 मोल का होगा। ठीक है, तो 1 मोल का वजन 120। तो पहले हमने सोचा था 60 आएगा 1 मोल का, लेकिन 1 मोल का 60 नहीं आया, 120 आया। ठीक है, ऐसा आप करके कर सकते हो। लेकिन अभी मोल्स देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल कितने? 1, तो आई की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल्स 1 और थ्योरेटिकल वाज 2, तो दिस इज 1/2। तो आई की वैल्यू आ गई आधी, 1/2। कहां रखेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले में, जहां हमने आई को लिखा था। ठीक है, वहां सारी प्रॉपर्टीज के आगे इस आई की वैल्यू को रख देंगे जो हाफ है, तो लाइन से सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? आधी हो जाएंगी। होनी भी चाहिए, क्योंकि मोल्स भी आधे हो रहे हैं। जैसे मोल्स होंगे वैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी, लेकिन मोलर मास डबल हो रहा होगा, क्योंकि पहले आपने 2 मोल का 120 सोचा था, यानी कि 1 मोल का 60 सोचा था, लेकिन जब दोनों 160 चिपक गया तो 1 मोल 120 का हो गया, तो मास डबल हो गया। और मास डबल हो गया तो फिर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आधी होगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास से, मोलर मास से। तो इसलिए यहां पर आई की वैल्यू 1/2 आ रही है। कंसेप्ट क्लियर है आई की वैल्यू का? 100% क्लियर है। 100% होना चाहिए, 100% एसोसिएशन भी और 100% डिसोसिएशन भी है। अब मैं वो केस भी लूंगा जिसमें 100% एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये हमने देख लिया आई की वैल्यू को, जब 100% डिसोसिएशन होगा या 100% एसोसिएशन होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब कि अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन 100% नहीं होता है तो क्या होगा, तो फिर वेंट ऑफ फैक्टर आपको कितना डिसोसिएशन हुआ है, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोले तो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, कि कितना डिसोसिएशन हुआ है। वेंट ऑफ फैक्टर आपको यह भी कैलकुलेट करवा सकता है, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी वेंट ऑफ फैक्टर आपको कैलकुलेट करवा सकता है कि कितना डिसोसिएशन हुआ है और कितना एसोसिएशन हुआ है।
और जनरली ये दोनों डिग्रीज जो होती हैं ये हम अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? अल्फा से, चाहे एसोसिएशन हो चाहे डिसोसिएशन हो। बस डिसोसिएशन होगा तो अल्फा डिस लिख देंगे नीचे सबस्क्रिप्ट में, और अगर एसोसिएशन हुआ तो लिख देंगे अल्फा ASS एसोसिएशन के लिए। तो ये बाकी दोनों को अल्फा से बताया जाता है, और अल्फा कुछ नहीं है, ये हद है डिसोसिएशन की कि भैया कितनी डिसोसिएशन हो चुका है। और जनरली ये परसेंटेज में होता है। परसेंटेज में मतलब जैसे अल्फा बोल दिया उन्होंने 90% है, इसका मतलब 90% मोल्स डिसोसिएट हुए हैं। अब आपने जितने लिए हो उसके 90% डिसोसिएट हुए, 10% नहीं हुए। और अगर 100% हो जाता तो ये कुछ आता ही नहीं टॉपिक, क्योंकि 100% आता तो अभी तक जैसे आई की वैल्यू निकाल रहे हो वो 100% पे ही निकाल रहे थे। लेकिन अब अगर 100% नहीं होता तो फिर कितना है ये आपको बताएगा क्वेश्चन में। कितना है? 90%, 80%, 85%, क्या है वो डिसोसिएशन आपको बताएंगे या एसोसिएशन बताएंगे। उस हिसाब से आप फिर आई की वैल्यू निकाल सकते हो, और अगर आई पता है तो फिर अल्फा की वैल्यू उससे निकाल सकते हो। दोनों काम आप कर सकते हो। कैसे करते हैं बात करते हैं इसकी। तो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। क्या होता क्या है? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट दैट अंडरगोज डिसोसिएशन इन द सोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टेकन। मतलब सिंपल शब्दों में बोलूं तो अल्फा क्या है डिसोसिएशन के लिए? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितने मोल्स डिसोसिएट हो गए, विथ रिस्पेक्ट टू कितने मोल्स लिए थे, विथ रिस्पेक्ट टू कितने मोल्स लिए थे। सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। कितने मोल्स आपने लिए थे, वो नंबर ऑफ मोल्स जो टेकन थे वो आपको देखना है, कितने मोल्स आपने लिए थे। सो ये अल्फा की वैल्यू होगी। अब कितने डिसोसिएट हो गए सर? 90 हो गए डिसोसिएट। कितने लिए थे? 100 लिए थे। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 90/100। परसेंटेज में निकालना है तो 90%, और अगर फ्रैक्शन में निकालना है तो 0.9। तो ये 0.9 जो आएगा ये आपका डिसोसिएशन आएगा 90/100। क्लियर हो गया? यहां पर यह चीज समझना है कि अल्फा आपको जब दिया जाएगा क्वेश्चन में तो परसेंटेज में ही दिया जाएगा, तो आप उसका वैल्यू लेकिन जो रखोगे फॉर्मूले में वो आप फ्रैक्शन में रखोगे, क्योंकि एक्चुअली होता ये फ्रैक्शन है। बस क्वेश्चन को वो लोग देते इस तरीके से कि वो अल्फा परसेंटेज में वहां पर आपके पास होगा, तो कुछ नहीं करना, अल्फा को आप फिर फ्रैक्शन वैल्यू रखोगे। लेकिन याद रखना फॉर्मूले में हमें फ्रैक्शन वैल्यू ही रखनी है, यही होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बताते कि अल्फा कैसे निकालते हो आई की मदद से, या आई कैसे निकाल सकते हो अल्फा की मदद से। दोनों बातें देख लेते, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों सपोज करो, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे हम अल्फा की वैल्यू आई से निकाल सकते हैं, या आई को पहले देख लेते हैं कि अल्फा से कैसे निकलता है। सपोज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस ए डिसोसिएट्स इन सॉल्यूशन टू गिव n आयंस। मतलब ए है और वो n आयंस दे देता है। ठीक है, तो ए है, या ए मत लो, उसको अपन ए बी कर लेते हैं तो और बेहतर रहेगा आपको समझने के लिए, क्योंकि आप इसको NaCl से रिलेट कर सकते हो फिर। ठीक है, तो ए बी ले लेते हैं। चलो, तो मैंने ए बी ले लिया और वो डिसोसिएट करता है A प्लस और B माइनस में। ठीक है, A प्लस और B माइनस में। अब देखो AB जो है वो कोई अननोन सोल्यूट है, तो ये जो आयंस होंगे ये भी एक अननोन टाइप के आयंस है, तो मुझे ये नहीं पता ये कितने कितने आयंस हैं। लेकिन ये मैं मान लेता हूं कि मैं अगर इसका 1 मोल लेता था तो ये अपने आप को n मोल्स में कन्वर्ट कर देता था। कितने मोल्स में? n मोल्स में अपने आप को कन्वर्ट कर देता था। मतलब अगर 1 मोल AB का ले रहे हैं तो जैसे ही वो सॉल्वेंट में मिल रहा है, प्रिसाइसली वाटर में, तो वाटर में मिलते ही ये n मोल्स में कन्वर्ट होता है। तो 1 मोल n मोल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, लेकिन ध्यान से समझना, ये 1 मोल AB n मोल्स A प्लस और B माइनस में तब कन्वर्ट होगा जब डिसोसिएशन 100% होगा, जब 100% डिसोसिएशन होगा। लेकिन यह केस तो हम देख ही नहीं रहे, क्योंकि 100% डिसोसिएशन का केस तो हम देख चुके हैं। हम केस देख रहे हैं जब डिसोसिएशन 100% नहीं होगा, तो फिर कितना होगा? तो फिर होगा अल्फा। अल्फा की कोई वैल्यू होगी, वो अल्फा डिसोसिएशन होगा। अब मुझको वैल्यू बताई गई है कि दी गई है कि इतना डिसोसिएशन हो रहा है, उस वैल्यू को मैं अल्फा मान लेता हूं। सो नाउ व्हेन
द डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, when the dissociation of solute is अल्फा। सॉल्यूट का डिसोसिएशन कितना हुआ? अल्फा हुआ। तो फिर एक मोल पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा और पूरा एन मोल्स नहीं बना रहा, क्योंकि एक मोल पूरा 100% डिसोसिएट होता तो एन मोल्स बनते, लेकिन अब एक मोल पूरा डिसोसिएट हो ही नहीं रहा, तो अल्फा जो एन मोल्स है वो बनेंगे ही नहीं। तो कितने डिसोसिएट हो रहे हैं? अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहे हैं। तो भैया इस एक में से सिर्फ अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, तो 1 माइनस अल्फा इसके रह रहे हैं। 1 माइनस अल्फा क्या है? इसके बचे हुए। 1 माइनस अल्फा इसके बचे हुए, और n टाइम्स ऑफ अल्फा मोल्स इसके बन गए। क्यों? क्योंकि बच्चों एक अगर मोल होता तो अल्फा मोल एन मोल इसके बनते, तो फिर अगर 2 मोल होते तो 2n मोल्स बनते, 3 मोल लेते तो टूटकर 3n बनते। तो मैंने इसके अल्फा मोल्स टूट गए तो इसके अल्फा एन बन गए, लेकिन इसके कितने बचे? इसके बचे 1 माइनस अल्फा, क्योंकि इतने बच गए। तो 1 माइनस अल्फा इसके बच गए, जिसमें से अल्फा चले गए और अल्फा एन मोल्स उस साइड बन गए। यह समझ में आई आपको? ये एनालॉजी समझ में आई आपको? अगर एक मोल टूटता तो एन मोल बनते, 2 मोल टूटते तो 2n बनते, 3 मोल टूटते तो 3n बनते, अल्फा टूटे तो अल्फा एन बन गए। ठीक है, तो फिर यहां कितने बच गए? 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा यहां बच गए और एन अल्फा यहां बन गए। कंसेप्ट क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बढ़िया बात है। अब आई की वैल्यू निकालते। आई क्या कहता है? एक्सपेरिमेंटल एनबी जो आप देख रहे हो वो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के, एक्सपेरिमेंटल एनबी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एनबी। तो आई क्या हो जाएगा? देखो देखो देखो, आई क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटल एनबी जो आपको दिख रहे हैं, आपको कितने दिख रहे हैं? ये मोल्स दिख रहे हैं टूटे हुए और ये मोल्स दिख रहे हैं नहीं टूटे हुए, तो दोनों जोड़ोगे क्योंकि आपको तो दोनों दिख रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली आप दोनों को देख सकते हो, तो आपको दिख रहे हैं 1 माइनस अल्फा जो नहीं टूटे ये मोल्स, प्लस एन अल्फा जो टूट गए ये मोल्स, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एनबी। आपने कितने मोल्स सोचे थे कि आप कितने मोल्स ले रहे हो, और आपको तो ये टूटेंगे, ये कुछ टूटेंगे अल्फा, कुछ नहीं टूटेंगे 1 माइनस अल्फा, ये सब तो कहानी पता ही नहीं थी। तो आपने अपनी सोच के हिसाब से कितने मोल लिए थे? आपने सोच से एक ही मोल लिया था, तो डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मोल्स, दैट इज 1। आ गई आई की वैल्यू। आई इज नथिंग बट 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये वैल्यू आ गई। सो आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, जहां अल्फा कुछ नहीं, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा जो किसी भी सॉल्यूट के लिए होगा क्वेश्चन में गिवन, और ये वो बताएगा कि कितना सॉल्यूट डिसोसिएट हो गया है। ये परसेंटेज में होगा क्वेश्चन में, आपको इसको फ्रैक्शन में लिखना है, ये बात याद रखना, फ्रैक्शन या डेसिमल में, परसेंटेज में नहीं। जैसे 90% दे दिया तो उसको 0.9 लिख लेना। क्लियर हो गई बात? तो ये आपकी आई आ गई अल्फा से। अब आप अल्फा, आई आ गया अल्फा से, अब आप अल्फा की एक्सप्रेशन बना सकते हो आई से भी, क्योंकि कई क्वेश्चन में आई दिया जाएगा और आपसे अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ लेगा। कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ये फॉर्मूला भी आप लिख लो और ये डेरिवेशन का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लो। तो क्लियर हो गया बच्चों? So this is number of particles present in the solution upon normal number of particles. Therefore, I equal to 1 minus alpha plus n alpha divided by 1. I is equal to 1 minus alpha plus n alpha. यही आ गया, यही चीज यहां पर लिखी हुई है। So I is equal to 1 minus alpha plus n alpha. अब एक काम करते हैं, इसको यहां ले लेते हैं और I को उधर ले जाते हैं। अल्फा निकालना है ना, तो ये हो गया अल्फा माइनस एन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई। हो गया, अल्फा कॉमन निकाल लो, क्या बचा? 1 माइनस एन is equal to 1 minus I. So what is alpha equal to? 1 minus I divided by 1 minus n. आप चाहो तो माइनस माइनस दोनों साइड से कॉमन लिखकर इसको I minus 1 अपॉन n minus 1 भी लिख सकते हो। So alpha can be rewritten as I minus 1 अपॉन n minus 1। ये फॉर्मूला आ गया आपका अल्फा, जो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। कुछ नहीं, वो तो बच्चों वाली चीज है, आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड घुमाना है, बस एक्सप्रेशंस को अल्फा की वैल्यू निकालनी है। मेन फॉर्मूला यही था, I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा।
और यहां से अगर कभी आई दे दिया आपको क्वेश्चन में कि भैया इतना इसका वेंट ऑफ फैक्टर है, आई क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर, तो वेंट ऑफ फैक्टर इतना बताओ कितना डिसोसिएशन हुआ होगा, तो हम अल्फा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। क्लियर हो गया, पक्का, ठीक है। ये एन क्या है, जो मोल्स वो तोड़ सकता था जब एक मोल लेते, ये एन वो है, याद रखना जितने मोल्स वो लेते। जैसे NaCl का केस के लिए मैं ये सॉल्व कर देता हूं आपको, कई लोगों को डाउट होगा। फॉर NaCl क्या निकाले, अल्फा निकालने। मैं मानता हूं NaCl का 100% डिसोसिएशन है, तो 100% डिसोसिएशन, तो अल्फा की वैल्यू क्या आनी चाहिए 100% के लिए, 100% के लिए अल्फा की वैल्यू आनी चाहिए 1। अगर डिसोसिएशन कैसा है 100%, मैं साबित कर देता हूं कि अल्फा इसमें से 1 आएगा। कैसे, देखो NaCl का ले रहे हैं एग्जांपल, अल्फा इज इक्वल टू आई वेंट ऑफ फैक्टर 100% है, मतलब आई की वैल्यू, सॉरी आई की वैल्यू विल बी, अल्फा की वैल्यू तो 1 आ गई, सो आई इज व्हाट, अल्फा की वैल्यू में 1 साबित करनी है तो मैं यहां आई की वैल्यू पता होनी चाहिए। आई क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर, जो कैसे निकलता है, एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स से। NaCl के लिए एक्सपेरिमेंटल कितने निकले थे, 2 मोल, याद है NaCl 1 मोल लिया था लेकिन टूटा 2 मोल में था, तो आई हो गया 2, सो इट विल बी 2 - 1 डिवाइडेड बाय n-1, n विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स जिसमें वो टूटेगा। किसमें टूटेगा, 2 मोल में टूटेगा। अगर हमने 1 मोल लिया है तो n विल बी द नंबर ऑफ मोल्स जितने में वो टूटेगा, तो वो 2 मोल में टूटेगा, तो यहां पर भी हो गया ये 2 - 1, 2 - 1 इज 1 अपॉन 1, सो अल्फा इज कमिंग आउट टू बी 1, और अल्फा 1 है, इसका मतलब डिसोसिएशन 100% है। क्लियर हो गया, ये डिसोसिएशन 100% है। अब केस को थोड़ा उल्टा करते हैं, मैं अल्फा की वैल्यू निकालूंगा, या मैं अल्फा दे देता हूं, अब मैं आई की वैल्यू निकालूंगा। अभी तक तो अल्फा की वैल्यू को प्रूफ किया कि 1 आनी चाहिए, अब मैं आई की वैल्यू को यहां पर अब दे दूंगा, और अल्फा की वैल्यू सॉरी दे दूंगा, और आई की वैल्यू को अब निकालता हूं कि आई क्या आता है। अपन बात करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब बच्चों देखो यहां पर एक और केस है, मेरे को बोल दिया फॉर NaCl नमक के लिए कि डिसोसिएशन जो हुआ है वो 80% हुआ। कितना हुआ, 80%। तो ये क्लियर हो गया कि अल्फा अगर 80% है मतलब अल्फा 0.8 है, ठीक है। बोल रहे हैं बताओ आई वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइम्स होगी। हमने कहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा आई टाइम्स होती है, तो कितने टाइम्स होगी ये हम बता देते हैं। तो देखो ध्यान से, अल्फा 0.8 है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, NaCl अगर लिख दिया तो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये जब भी जाएगा ये 100% डिसोसिएट करेगा, लेकिन मैंने केस अज्यूम कर लिया, सिर्फ अज्यूम किया, कभी NaCl 100% से कम नहीं होता डिसोसिएट, 100% होता है, स्ट्रॉन्ग है क्योंकि, लेकिन मैंने अज्यूम कर लिया कि वीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, और पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, सिर्फ 0.8 डिसोसिएट होगा, यानी कि 80%। तो मेरे को आई की वैल्यू निकालनी है, सो व्हाट इज आई इक्वल टू 1 - अल्फा प्लस n टाइम्स ऑफ अल्फा, सो आई विल बी इक्वल टू 1 - अल्फा इज 0.8 प्लस n इज व्हाट, कि जब आपने 1 मोल लिए होते तो कितने मोल में टूट रहा था, वो 2 मोल में टूट रहा था, अगर 100% डिसोसिएशन है तो n तो हमेशा वो मोल्स होंगे जो वो डिसोसिएट करेगा 100% डिसोसिएशन की कंडीशन पे। वो 2 मोल थे, NaCl के लिए 2 मोल थे, तो इट विल बी 2 इंटू व्हाट इज अल्फा 0.8, सो इट विल बी 0.8। आई विल बी इक्वल टू 1 - 0.8 इज 0.2 प्लस 2 इंटू 0.8 इज 1.6, 1.6 प्लस 0.2 1.8, ये हो गया 80% डिसोसिएशन में। देखो 2 नहीं आ रहा एग्जैक्ट, I2 कब आया था, जब डिसोसिएशन 100% था, तो वेंट ऑफ फैक्टर का जो एक्सप्रेशन था वो भी 2 आया था, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दुगनी हो गई थी। अगर 80% रहा डिसोसिएशन तो दुगनी नहीं होगी, 1.8 टाइम्स होगी, ऑलमोस्ट डबल है, लेकिन ये डबल एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि ये एग्जैक्टली 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा, सिर्फ 80% डिसोसिएट हो रहा है। तो 80% के डिसोसिएशन से आई की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन एग्जैक्टली डबल नहीं होगी, तो 1.8 होगी, और सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्योंकि ये आई मल्टीप्लाई होगा तो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी 1.8 टाइम्स होती जाएंगी, तो इसलिए सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी 1.8 टाइम्स हो जाएंगी। क्लियर हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये 1.8 टाइम्स हो गए। क्लियर हो गया, यह है डिसोसिएशन का केस जिसमें आप आई निकाल सकते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के दम पे, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हो आई के दम पे। अब हम बात करते हैं एसोसिएशन की भी, लेकिन पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एसोसिएशन की भी बात करते हैं। तो ये डिसोसिएशन का केस हो गया।
अब बात करते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन की, तो एसोसिएशन की बात कर लेते हैं। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच अंडरगोज एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन। सिंपल, मतलब इसका भी अल्फा होगा। अल्फा क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एसोसिएटेड, नॉट डिसोसिएटेड, एसोसिएटेड, बल्कि कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट एसोसिएटेड हो रहे हैं अपॉन कितने मोल्स आपने लिए, नंबर ऑफ मोल्स टेकन, आपने कितने मोल्स वाकई में लिए थे, तो नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ये अल्फा होगा। अगेन परसेंटेज में होगा क्वेश्चन में, बट आपको फ्रैक्शन में लेना है, सारी बातें सेम है, ठीक है। डिसोसिएशन और एसोसिएशन बस वर्ड अलग है, कंसेप्ट भी अलग है, लेकिन अल्फा के टर्म्स में दोनों बातें सेम है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके लिए आई का एक्सप्रेशन क्या होगा, यानी कि अल्फा से आई कैसे निकालेंगे और आई से अल्फा कैसे निकालेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो डेफिनेशन की, फिर आगे बात करते हैं। सो अब सपोज n molecules of a solute associate to give associated molecules of AN। सपोज करो मेरे पास A के n मोल्स थे जो जैसी किसी सॉल्वेंट में गए सॉल्यूशन के साथ, तो वो सारे चिपक गए और AN मॉलिक्यूल बन गया, सारे चिपककर AN मॉलिक्यूल बन गया, लेकिन 1 मोल का बन गया। मतलब पहले जो मैंने n मोल्स लिए थे, पहले जो मैंने n मोल्स लिए हैं, वो n मोल्स अब चिपककर 1 मोल बन गया है, तो n मोल्स का 1 मोल रह गया, क्योंकि सारे मोल्स चिपक गए। तो n मोल्स लिए थे, वो 1 मोल बन गए। अगर मैं एक ही मोल लेता, मैं n नहीं लेता, मैं 1 मोल लेता, तो कितने बन जाते? 1/n बन जाते। मेरी बात समझ में आ रही है? 1/n मोल्स बन जाते। क्लियर हो गया? क्योंकि n मोल्स चिपककर 1 मोल बन गए, तो n मोल्स मिलकर 1 मोल बनाते हैं, तो 1 मोल मिलकर कितने मोल बनाएगा? n अगर 1 मोल बनाते तो 1 मोल 1/n बनाएगा, ये n यहां चला जाएगा। यूनिटरी मेथड बचपन से करते आ रहे हो। और n क्या है? कितने मोल्स एक्चुअली चिपके। जैसे डायमर में 2 ही मोल्स चिपकते, तो n की वैल्यू वहां 2 है, तो फिर वहां क्या आएगा? 1 मोल 1/2 मोल्स बनाएंगे, आधे मोल बनाएंगे। ट्राइमर में 3 मोल्स चिपककर 1 बनते हैं, तो 3 मोल्स मेक 1 मोल, सो 1 मोल विल मेक 1/3 मोल्स, तो 1/3 मोल्स। टेट्रामर में 4 मोल चिपककर 1 बनाते, तो 4 मोल्स गिव्स 1 मोल, सो 1 मोल विल गिव 1/4 मोल्स। समझ गए ना? तो n की वैल्यू ऐसे चेंज होती जाएगी। लेकिन ये 1 मोल 1/n मोल्स तब बनाता जब 100% एसोसिएशन होता, मतलब सारे मोल्स 100% एसोसिएट हो ही जाते। लेकिन वो केस तो हम देख चुके हैं। फिर ये कौन सा केस देख रहे हैं? ये केस देख रहे हैं जब एसोसिएशन 100% नहीं होगा, व्हेन एसोसिएशन इज नॉट 100%, 100% नहीं होगा, तो क्या होगा? अल्फा होगा। तो फिर देन डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज अल्फा। हम मान लेते कि अल्फा मोल्स डिसोसिएट हुए, सॉरी एसोसिएट हुए। कितने हुए? अल्फा। तो 1 मोल 1/n मोल बनाता जब पूरा एसोसिएशन 100% होता, लेकिन पूरे मोल्स नहीं हुए एसोसिएट, सिर्फ 1 मोल के अल्फा मोल एसोसिएट हुए। 1 मोल पूरा नहीं हुआ, 1 मोल से अल्फा मोल एसोसिएट हुए। तो भैया कितने बच गए? 1 माइनस अल्फा बच गए, क्योंकि अल्फा तो एसोसिएट हो गए। और जब 1 मोल 1/n मोल्स बनाते थे, तो यहां पर एनालॉजी देखो कि जब 1 मोल 1/n मोल्स बनाते थे, तो 2 मोल्स 1/n मल्टीप्लाई बाय 2 बनाते, 3 मोल्स 1/n मल्टीप्लाई बाय 3 बनाते। तो फिर अल्फा मोल जो एसोसिएट हुए, जो आपने माने कि अल्फा ही हुए, तो फिर अल्फा कितने बनाते? 1/n इंटू अल्फा। ये समझ में आया आपको? कई बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। 1 मोल अगर 1/n मोल्स बनाता है, तो 2 मोल्स 1/n इंटू 2 बनाते, 3 मोल्स 1/n इंटू 3 बनाते, 4 मोल 1/n इंटू 4 बनाते, अल्फा मोल 1/n इंटू अल्फा मोल्स बनाते, और अल्फा ही गए हैं। तो यहां कितने बच गए? 1 माइनस अल्फा। और यहां कितने बन गए? 1/n टाइम्स ऑफ अल्फा। इतने मोल्स बन गए। क्या 1/n टाइम्स ऑफ अल्फा को अल्फा बाय n लिख सकता हूं?
क्योंकि 1 का तो कोई ऊपर मतलब ही नहीं मल्टीप्लीकेशन में, तो इतने मोल्स यहां पर बन गए। क्लियर हो गया? इतने मोल्स यहां पर बन गए। अब आई की वैल्यू देखो, मजेदार है। आई क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल्स आपको जितने दिख रहे हैं सॉल्यूट के, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स जो आपने सोचे थे। एक्सपेरिमेंटल आपको कितने दिख रहे हैं? ये जो नहीं टूटे, सॉरी ये जो नहीं जुड़े, इस बार जुड़ने वाली बात है, ये जो नहीं जुड़े प्लस ये जो जुड़ गए, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स जो आपने सोचे थे। क्योंकि आपने तो ये सब जोड़ा जाएंगे, कुछ जुड़ेंगे कुछ नहीं जुड़ेंगे, सब सोचा ही नहीं था। तो आपने जो नहीं सोचा था वो मोल्स थे 1 मोल्स। मतलब जो आपने जो ये जोड़ने के हिसाब की कहानियां नहीं सोची थी, तो आपने सिर्फ 1 मोल सोचा था कि हमने तो 1 ही मोल लिए और ये 1 मोल पूरे एसोसिएट हो जाएंगे। हुआ ऐसा नहीं। तो आपने जो सोचा था वो तो 1 ही था। तो भैया आई की वैल्यू क्या आ गई? आई विल कम आउट टू बी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। ये आपकी आई की वैल्यू आ गई। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्यादा अंतर नहीं। अगर देखो तो डिसोसिएशन में 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा आता था, क्योंकि वहां मोल्स की संख्या बढ़ जाती थी टूटने के बाद, तो एन टाइम्स हो जाती थी अल्फा की। यहां पर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन है, यानी कि यहां 1 बाय एन टाइम्स ऑफ अल्फा हो रहा है, क्योंकि यहां जो मोल्स है वो कम हो रहे हैं, तो 1 बाय एन टाइम्स हो रहे हैं उस जुड़े हुए मोल्स के। तो 1 बाय एन टाइम्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहां पर मोल्स कम हो जाते हैं और वो एन टाइम्स ऑफ अल्फा हो जाता था। क्लियर हो गया? तो ये 1 बाय एन और एन का ही अंतर है एसोसिएशन और डिसोसिएशन में, लेकिन ये आई की वैल्यू है। क्लियर हो गया? जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं आई की वैल्यू निकाल ली अल्फा से, अब हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं आई से, अल्फा का एक्सप्रेशन बनाते हैं। स्क्रीनशॉट लो आप एक बार। यहां पर हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है, आई विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। ठीक है, तो यहां से हम एक और एक्सप्रेशन लिख सकते हैं अल्फा का। आई क्योंकि 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन है, तो एक काम करते हैं, अल्फा माइनस अल्फा बाय एन को इस साइड ले आते हैं और आई को उस साइड ले जाते हैं, तो वो बन जाएगा 1 माइनस आई। क्लियर हो गया? वो बन जाएगा 1 माइनस आई। तो अल्फा कॉमन ले लें यहां से, तो ये क्या हो गया? 1 माइनस 1 बाय एन, 1 माइनस 1 बाय एन इज इक्वल टू 1 माइनस आई। यहां से एलसीएम लेंगे तो अल्फा एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन is equal to 1 minus I. So alpha will be equal to 1 minus I multiplied by n divided by n minus 1. ये आपका अल्फा के एक्सप्रेशन आ गया। So alpha is nothing but 1 minus I into n upon n minus 1. ये अल्फा का एक्सप्रेशन है। इसमें थोड़ा सा अलग है, लेकिन यही एक्सप्रेशन फाइनली आएगा जब आप इसका भी एलसीएम लोगे, तो ये आपका एक्सप्रेशन आएगा। क्लियर हो गया? अब यहां से आप आई की वैल्यू रखकर अल्फा निकाल सकते हो, जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताएगा। अभी हम रखते हैं आई की वैल्यू, एसिटिक एसिड के लिए करते हैं, जो हमने देखा था ना डाइमर बनाता है, उसके लिए अभी हम वैल्यू रखकर देखते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि वो एक्सप्रेशन भी बता सको। अब अपन एसिटिक एसिड का केस देख लेते हैं। एसिटिक एसिड क्या है? CH3COH, कितने मोल लिए? 2 मोल, किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डुबा दिया और बन गया ये CH3COOH होल ट्वाइस 1 मोल का। तो भैया 2 मोल लिए थे तो 1 मोल हो गया। हमने जो एक्सप्रेशन लिया था उसमें अगर हम n मोल्स लेते थे तो वो 1/2 हो जाते थे। ठीक है, 1/2 हो जाते, वो सॉरी 1/n हो जाते थे। तो उसमें जब हम n मोल्स लेते थे तो वो 1/n हो जाते थे। तो यहां पर n मोल्स 1/n हो जाते हैं, लेकिन यहां पर हमने 2 मोल्स लिए, मतलब यहां पर हमारी n की वैल्यू जो है वो वैसे 2 है। तो अब देख लेते हैं और एक केस लेकर रखते हैं, यानी कि एक केस मान लेते हैं जिसमें अल्फा 80% है। वैसे तो देखो एसिटिक एसिड जो है वो भी एक अच्छा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो पूरी तरीके से एसोसिएट होगा, 100% होगा, लेकिन ये मैंने केस पैदा कर लिया कि मैं कहता हूं कि 80% ही एसोसिएट हुआ एसिटिक एसिड। तो 80% हुआ मतलब अल्फा कितना आ गया? 0.8, क्योंकि 80 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.8 आ गया। और आई कैसे निकालोगे? अब इसका वेंट ऑफ फैक्टर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन करके। अब आई की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा इज 0.8 प्लस अल्फा इज अगेन 0.8 डिवाइडेड बाय एन। कितने मोल्स इसमें जा रहे हैं, चिपक रहे हैं? 2 मोल्स चिपक रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 2। कितना आ गया? आई इक्वल टू 1 माइनस 0.8 इज 0.2 प्लस 0.8 डिवाइडेड बाय 2 0.4
तो 0.4 प्लस 0.2 कितना आ गया? आई विल बी इक्वल टू 0.6। अब देखो पूरा नहीं चिपका, पूरा चिपकता तो आई की वैल्यू यहां से जो आनी थी वो 1/2 आनी थी जब 100% एसोसिएशन होता, तो आई की वैल्यू 1/2 आती, लेकिन 1/2 यानी कि 0.5 आती, लेकिन 0.5 नहीं आ रही, 0.5 से ज्यादा आ रही है, आनी भी चाहिए क्योंकि एसोसिएट पूरा नहीं हो रहा, 80% ही हो रहा है। अगर पूरे हो जाते एसोसिएट तो मोल्स कम हो जाते, मोल्स कम होते तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाती, तो कम होकर 0.5 हो जाती, लेकिन उतनी कम नहीं हुई, कम तो अभी भी हुई लेकिन 0.6 टाइम्स ही हुई। मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब 0.6 टाइम्स आई अभी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब अभी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर 100% एसोसिएट हो जाता तो ज्यादा कम हो जाती, लेकिन अभी कम होगी लेकिन उतनी कम नहीं होगी, सिर्फ 0.6 टाइम्स आपका यहां पर आंसर वैल्यू आएगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आई है इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे सारे एक्सप्रेशंस में, तो जो एक्सप्रेशन पहले आ रहे थे उसके 0.6 टाइम्स अब आंसर देंगे, जो 0.5 तक जा सकता था अगर 100% एसोसिएट हो जाता। तो समझ में आया आपको 100% एसोसिएशन और लेस देन 100% एसोसिएशन में क्या अंतर है? यह डिफरेंस होता है मेनली। स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम लोग फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, बाकी थ्योरीज पढ़ते हैं और फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये सारी चीजें थी। द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। इफ द सॉल्यूट रिमेन्स अनचेंज इन द सॉल्यूशन, तो ना तो वो अंडरगो करता है डिसोसिएशन ना एसोसिएशन, तो आई की वैल्यू 1 है, मैंने पहले ही बता दिया था। सो आई की वैल्यू कम्स आउट टू बी 1, neither association nor dissociation। लेकिन आई की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो जाएगी, क्योंकि आई क्या है? एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स का रेशो, और एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल्स कब ज्यादा होंगे? जब डिसोसिएट होंगे मोल्स, मोल्स टूट जाएंगे, तो आई की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, यानी कि सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपने सोची थी उन सभी की वैल्यू से ज्यादा वैल्यू आएगी एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो आई इज ग्रेटर देन 1 जब डिसोसिएशन होगा, एंड आई विल बी लेस देन 1 क्योंकि जब मोल्स की संख्या कम हो जाएगी और एक्सपेरिमेंटल मोल्स की संख्या कम हो गई, थ्योरेटिकल ज्यादा हो गई, तो आई की वैल्यू 1 से कम आएगी, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो आई की वैल्यू 1 से कम आएगी। और ये कब होगा? जब एसोसिएशन होगा मॉलिक्यूल्स का, तो ये तब होगा जब एसोसिएशन होगा। क्लियर हो गया? अगेन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि ये दोनों बातें अगली स्लाइड में लिखी हुई हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर भी। सो व्हेन सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन आई विल बी लेस देन 1, बिकॉज आई क्या है? एक्सपेरिमेंटल एनबी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एनबी, और एक्सपेरिमेंटल एनबी जो है वो कम है और थ्योरेटिकल हमने ज्यादा लिए थे क्योंकि कुछ चिपक गए, जो हमने लिए थे वो कुछ चिपक गए, तो मोल्स कम हो गए, तो आई 1 से कम हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो आई लेस देन 1। और आई ग्रेटर देन 1 किस केस में? डिसोसिएशन में, क्योंकि जितने हमने मोल्स लिए थे वो टूट गए और टूटकर मोल्स की संख्या बढ़ा गए, तो एक्सपेरिमेंटल मोल्स बढ़ गए यानी कि न्यूमरेटर बढ़ गया, और थ्योरेटिकल हमने कम लिए थे, उसी को टूटकर बढ़ गए मोल्स, तो थ्योरेटिकल यानी कि डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, आई विल बी ग्रेटर देन 1। लिख चुके हो आप? ठीक है, क्लियर हो गया? अब इन्हीं आई को हम क्या करते हैं? जगह जगह पर मल्टीप्लाई कर देते हैं और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू निकालते हैं। सो इक्वेशंस फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दो कंडीशन दी है, जब सॉल्यूट रिमेन्स नॉर्मल, ना एसोसिएट करेगा ना डिसोसिएट करेगा, और ये तब है जब सॉल्यूट अंडरगोज या तो एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। तो जब सॉल्यूट अंडरगो करता है या तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन, ये तब की बात है। तो यहां पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन सिंपल यही आता था, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लेकिन जब ये एसोसिएट या डिसोसिएट करेगा तो आई का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, बस कुछ नहीं, आई का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, आई क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू आई केबी एम। आई क्यों? क्योंकि आपका एसोसिएशन डिसोसिएशन के ऊपर निर्भर करता है। और मैं तो कहता हूं आप नॉर्मल के लिए भी यही फॉर्मूला याद रखो, आई वाले, क्योंकि नॉर्मल में आई की वैल्यू बस 1 रख देना, तो यही फॉर्मूले बन जाएंगे जब आई की वैल्यू 1 रखोगे तो। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो इन फॉर्मूलेस का। दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
क्या आ गया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, और अगर एसोसिएट और डिसोसिएट होते तो वेंट ऑफ फैक्टर के साथ डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू पाई इक्वल टू सी आर टी, और जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा तो वेंट ऑफ फैक्टर लग जाएगा, दैट इज नाउ द पाई विल बिकम पाई, नाउ द ऑस्मोटिक प्रेशर विल बिकम पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। क्लियर हो गया, इन दो का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था हमारा आज का सेशन बच्चों, जिसमें हम लोगों ने बात करी टोटल किसकी, पूरे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वेंट ऑफ फैक्टर की। मुझे मालूम है वीडियो बहुत बड़ा हो चुका होगा अब तक, रिकॉर्डिंग में मुझे समझ में आ गया, लेकिन फिर भी इसमें पूरा सारे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का और वेंट ऑफ फैक्टर का, जो लास्ट टॉपिक था हमारे सॉल्यूशन चैप्टर का, और इसी के साथ हमारा पूरा सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत डिटेल में हमने सॉल्यूशन चैप्टर की बात करी है। इसकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में अलग से एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन और इंटेक्स के भी क्वेश्चन, लेकिन एज ए फॉर नाउ हमारा पूरा सॉल्यूशन चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। और आगे वाले वीडियोस में हम लोग और नए चैप्टर जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी डिमांड पर अगला जो चैप्टर होगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूं मैं 12th केमिस्ट्री में। तो 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग तीसरा चैप्टर जो देखेंगे वो देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये था हमारा आज का वीडियो, और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के लिए आपको magnetbrains.com पर जाना है, जहां क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट और हर क्लास के वीडियोस अवेलेबल हैं, जो आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए magnetbrains.com पर अपलोडेड है। आप वहां पर जाइए magnetbrains.com पर, वहां पर हर क्लास वाइज और हर सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिनको आप वहां पर एक्सेस कर सकते हो और उनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड।